नावल तेरे ही जैसा हूँ। राइटर सायरा रज़ा। जिंदगी में पहली बार तो हमारे घर में कोई मेहमान रहने आ रहा है और आपको इस बात पर इतना गुस्सा आ रहा है। सोमी के सवाल में हैरत थी। और क्या हम इतने गरीब हैं कि किसी मेहमानदारी को अफोर्ड ही नहीं कर सकते? सोनी बेतहाशा दुखी हो गया ये बात कहते हुए। मुंह सोमी का भी लटक गया। हाँ, इस पहलू पर तो उसने सोचा ही नहीं कि वो कितने ज्यादा गरीब हैं। ओ बेवकूफ, हम गरीब लोग नहीं हैं। सोमी ने सोनी को टोका। हम सफेद पोश हैं। सफेद पोश? वो क्या होता है? मैंने चोगा पोश पढ़ा है बच्चों की कहानियों में। ओहो, सोनी को एक बिल्कुल अलग सवाल बुरा लगा। सोनी मौजू से हट रहा था और मौजू इस वक्त उनके सर पर आ खड़ा हुआ था। ये फालतू की बकवास खत्म हो गई हो तो चारपाई से उठो। मुझे ये चादर भी धोनी नहीं है। ओह, बहुत देर बाद आपा के लब से कुछ फूल झड़े थे। दोनों अब एक दूसरे को देख रहे थे। चादर उतारती आपा के चेहरे पर पथरीले तासुरात लौट आए थे। सोमी ने चारों जानब देखा। खिड़कियों दरवाजों के पर्दे उतर चुके थे। तकियों के गिलाफ, तख्त पोश, पंखा पोश, कूलर पोश, मटका पोश, यानी कि सब कुछ। धुलाई के लिए जमीन पर ढेर की सूरत पड़ा था। आपने तो सारा घर नंगा कर दिया आपा। सोमी के इंकिशाफ पर सोनी चौंका। आपा के जुनून का क्या भरोसा? अगर अभी उनकी नजर इन मासूमों पर पड़ गई तो क्या इनको भी? नहीं नहीं, वो खुद में सिमटा। सोनी ने आपा पर नजर डाली, जो जमीन पर कपड़े की ढेरियां बना रही थी। मशीन में पाइप लगा हुआ था। सर्फ, नील, ब्लीच और आपा का सूजा कुप्पा मुंह। दोनों दुखी हुए। आपा कब तक ऐसे खफा रहेंगी? सोनी ने पूछा। जब तक ये कपड़ों का ढेर धुल नहीं जाता। मोमी मिजाज आशना था। यानी मेहमानों की आमद प्लस रमजान की आमद प्लस गुस्सा, ये सफाइयाँ इन सारे मसलों का हल हैं। सोनी ने नुक्ता पकड़ा। बिल्कुल। सोमी ने सर हिलाया। दोनों ने आपा को देखा, जो आस्तीन ऊपर को मोड़ते हुए शलवार अटंगने के बाद अब बालों को सर के ऊपर कस रही थी। तवे से उतरे पहले फुलके और दाल के भिगार की शू की आवाज के साथ इश्तहा अंगेज खुशबू गहरी नींद सोए उजैन के नथनों से टकराई तो उसने टिच बटन की तरह आंखें खोल दी। साथ ही उसे शदीद भूख का एहसास हुआ। ये भला कौन सी दाल हो सकती है? उसे पहला ख्याल आया, चने की दाल पर प्याज का भिगार लगता है, लाल मसूर पर कड़ी पत्ते का। तो फिर यकीनन चने की दाल होगी। और ये भी यकीन है कि प्याज के साथ जीरा और गोल लाल मिर्च भी बिगार में शामिल थी। सामने वॉल क्लॉक पर दिन का 1:30 बजा था और नाइट ड्यूटी करने के बाद ये उजैन के लिए गहरी नींद सोने का टाइम था। उसके सर पर खड़े होकर ढोल बजा लो या उसकी चारपाई उठाकर चौक पर रखा हो, भले से सोए उजैन की नाक या कान में झाड़ू का बारीक तिनका चलाना शुरू कर दो, पर उसकी आंख नहीं खुल सकती थी। मगर ये जो श्याम उर्फ सोमी और रेयान उर्फ सोनी की प्यारी अपा पूरे 1:30 बजे रोजाना दालों को बेगार लगाती थी और हांडियां भूनती थी और सबसे बढ़कर फुलके उतारती थी। उजैन मर भी रहा होता तो एक झटका तो जरूर खा लेता। सबसे बड़ी सितम की बात यह थी कि इस बेचारे ने आज तक खुशबू ही सूंघी थी। चखने के मौके तो वो उंगलियों पर गिन सकता था। बस 2 बार, हाँ, एक बार खीर और एक बार न्याज के चावल। हाय! हालांकि खाने चखने बल्कि पेट भर भर के खाने का सबसे ज्यादा हक उजैन के नजदीक खुद उसी का था, क्योंकि वो सबसे नजदीक तरीन पड़ोसी था, बल्कि किरायादार था। और उस पर हकदारी इसलिए भी ज्यादा थी कि बेचारा छड़ा था। वो छड़ा जिसके बारे में शायर कहता है, बीवी वालों के घर पराठे बनते हैं और छड़ों बेचारों के घर चूल्हा भी नहीं चलता। मगर यहाँ सिर्फ खाने सूंघने की सहूलत थी। खुशबुएं सारा भेद देती थी। एक एक मसाले की पहचान हो जाती। मगर बात इससे आगे कभी नहीं बढ़ी। दरअसल सोमी सोनी की आपा का फरमान था, किराएदार आए दिन बदलने वाली चीज है। आज एक तो कल दूसरा। आपने शहरी सना लोगों से भी दोस्ती नहीं करने दी। हालांकि वो 5 साल हमारे किराएदार रहे, हमारे स्कूलमेट भी थे। मगर आपके मना करने की वजह से हमने कभी उनसे दोस्ती नहीं की। सोनी ने शिकवा किया। हाँ, जबकि उनके घर में कैरम बोर्ड भी था और उन्होंने हमें खेलने के लिए बुलाया भी कई बार। सोमी को ये बात हमेशा याद रहती थी। बस मैंने कह दिया तो कह दिया। आपा की फितरत में कतईपन था। उजैन के नए मालिक मकान यानी आपा और 2 ब्रदर्स के बाद एक दादी नेमत आरा भी थी, जो पोती से बिल्कुल उलट थी और उजैन से खुसूसी शफकत का बर्ताव करती थी, जिस पर पोती यानी आपा को शदीद एतराज होता। किरायादार से ज्यादा बनाने निभाने की जरूरत नहीं और उजैन तक ये फरमुदात और इस जैसे तमाम इरशादात बहुत आसानी से हुरफ बा हुरफ पहुंचते, क्योंकि आपा ज्यादा वक्त किचन में गुजारती थी और यकीनन इस बात से नावाकिफ थी कि उनकी बुड़बुड़ाहट तक किराए के कमरे में साफ सुनाई देती है। और आपा बुड़बुड़ाती भी बाआवाज बुलंद थी। दूसरे आपा की आवाज कुदरती भारी थी, जैसे ही ना रब्बानी खर
या चलो रानी मुखर्जी जैसी कह लो। ऊपर से हमावक्त का खफा लहजा, बल्कि किसी हद तक करख्ती का अंसर भी नुमाया हो जाता। सुबह आपा अपने भाइयों को स्कूल भेजने, तैयार करवाने, नाश्ते लंच बॉक्स के बखेड़े में उलझी होती, बार बार घड़ी देखा करती और पुकारने का अंदाज हर बार बदल जाता। सूरज सर पर खड़ा होकर नाचने लगा है। सोमी 7 बज गए हैं, 7:15 होने वाले। चाय जल जल कर काली हो गई, मगर तुम लोगों के कानों पर जूं नहीं रेंगती। अब मैं खुद ही आ रही हूँ। शराफत तुम लोगों को रास नहीं। उज़ैन को आवाज के उतार चढ़ाव से आपा के मूड का अंदाजा होता था। वो 6 से 6 की नाइट भुगता कर कोई पौने 7 बजे ही घर लौटता था, और ताले में चाबी घुमाते हुए रोज इन्हीं जुमलों से इस्तकबाल होता। 7:30 हो गए, समझो आ रही हूं मैं। पल भर की खामोशी। पोस्तियों बदमाशों उठो। या तो तकिया मारा जाता या बड़े बड़े थप्पड़, वो भी लगातार। इसके बाद क्या होता था वह उज़ैन तसव्वुर की आंख से खुद ही देख लेता। महज 10 मिनट बाद सोनी नाश्ते के लिए किचन में आ जाते थे। यहाँ भी आपा के फरमुदात जारी रहते। वो पराठा खाने पर इसरार करती, साथ साथ दोनों को उनके ऐब और कोताहियां गिनवाती। राग तो अलापती ही। कभी कभार सोमी झंझला जाता, आपने घड़ी भी 10 मिनट आगे कर रखी है, और मुंह से टाइम मजीद 10 मिनट आगे बताती हैं। हम खाली स्कूल में सबसे पहले पहुंचते हैं। लड़के हमारा मजाक उड़ाते हैं कि सोनी तो चौकीदार हैं। सोनी भी हिम्मत करता, फालतू बकवास नहीं। आपा जलाल में आ जाती, और फिर वक्त की कदर कीमत पर एक लेक्चर चलता जो उज़ैन को अजबर हो चुका था। सोनी स्कूल के लिए रवाना हो जाते। गहरी खामोशी छा जाती। किसी बर्तन की आवाज़। उज़ैन की आंखें बंद होने लगती। तब आपा की आवाज़ों का नया सेशन शुरू होता, मगर इस बार साथ दादी नेमत आरा की आवाज़ भी होती। थोड़ा सा मीठा तो चाय में डाल दे ए ना। दादी आपको शुगर है। अरे सारे जिस्म में चीनी भर गई, मगर बस ये बेचारी जुबान तरस गई मिठास को। ए ना, ए बच्चे इना, थोड़ा नमक ही दे दे। कैसे उतारूं हलक से फीका बेसवाद सालन। आप हार्ट पेशेंट है दादी। ठहरा पुरसकून जवाब। अरे आपा, दादी यकीनन सर पीटती। इन दो तकलीफों से मरी ना मरी, एक दिन इस गम से जरूर मर जाऊंगी कि खाने को ना मिला। दादी मॉर्निंग शो लगा लें। वहां के तमाशे देखते हुए पता नहीं चलेगा हलक से क्या उतर रहा है। एक ख्वामखा। मेरा मुंह है कि लिफ्ट है। क्या गया क्या उतरा कुछ खबर नहीं। ऐना की तरफ खामोशी। मैं तो कहती हूँ जब मरने का तय है तो भूखी क्यों मरूं, कुछ खाकर क्यों ना मरूं। तो बस आप खुद ही संभाल लें किचन, जो दिल चाहे पकाकर खाती रहें। मेरी तरफ से साफ जवाब है। गजब खुदा का, एक तो ख्याल रखो। पता है आपकी वजह से हम सब भी यही सब खाते हैं, मगर आपको ख्याल ही नहीं। बस कल से मैं कुछ नहीं पकाऊंगी। ऐना का अंदाज फैसला कुन होता। दादी यकीनन घबरा जाती, मगर थी तो ऐना की दादी। फौरन पैंतरा बदल लेती। हाँ, अब यही कसर रह गई थी। 70 बरस की बुढ़िया चूल्हा झोंकेगी। आय हाय मौलवी साहब, किसके सहारे छोड़ गए मुझ बुढ़िया को। दादी को शौहर साहब याद आ जाते, जो अभी 3 साल पहले 82 बरस की उम्र में अदम को सुधारे थे। कैसे कटेगी ये लंबी उम्र। उज़ैन को दादी के ये जुमले बहुत पसंद आते। लंबी उम्र कहते हुए दादी जैसे जुमले को खींचती थी और हुक्का भरती थी। उज़ैन को वहम गुजरा, दादी 17 बरस की तो नहीं, मगर वो 70 बरस की ही हैं। ये ऐना के जल के कबाब हो जाने वाले लहजे के जवाब से हो गया। साथ साथ आपा के दांत किचकिचाने की आवाज तक उसे सुनाई देती। कौन सी लंबी उम्र दादी, 70 बरस बाद लंबी उम्र नहीं रहती। उल्टी गिनती का फेरा होता है। कब जीरो पर पहुंची। हाय ऐना, अब तू मुझे यूं मरने का कहेगी कि बुढ़िया निकल लो, अब तुम्हारा कोई काम नहीं। आय हाय, दादी बकायदा बैन डालने लगती। हाय अब्दुल गफ्फार, माँ को किसके सहारे छोड़ गया। दादी को अपना बेटा यानी आपा के वालिद याद आ जाते, और साथ ही वो यादें माजी में खो जाती, जो सरासर दुख का बाब था। हर वर्क गमजदा, हर सतर अंधोनाक। पहले दादी के यहाँ बच्चे होते नहीं थे, फिर जब होने लगे तो बचते नहीं थे। शीर ख्वारगी में ही दागे मुफारकत दे जाते। बस एक अब्दुल गफ्फार बच गया। अब्दुल गफ्फार की शादी भी जल्दी की। पहले ऐना हुई, फिर ऐना के सालों बाद ऊपर तले सोमी और सोनी हो गए। उज़ैन ने सालों बाद को 15-20 साल सोच रखा था। वही ऐना की भारी आवाज और करख्त लहजा। संजीदगी। दादी की जिंदगी खुशियों के हंडोले में झूलती थी। जब झूलते झूलते वो जैसे मुंह के बल गिरी। हवा में ऊपर को उठे झूले की जंजीर टूट जाए तो बंदा कितनी बुलंदी से गिरता है ना। रोजमर्रा का सब्जी गोश्त लाते अब्दुल गफ्फार अहलिया मोटरसाइकिल हादसे का शिकार होकर वहीं जा बहक हो गए। इसके बाद की कहानी रोज दोहराती थी। वो हर रोज बाद नमाज असर बेटे बहू और मौलवी साहब की बख्शिश की दुआ करती, और बाआवाज बुलंद इस सदमे का जिक्र करती जो उन्होंने अपनी जान पर झेला,
اور ان मुसीबतों का जो बच्चों को पालने के लिए काटी। और ऐसे में रोज ही आपा उन्हें दिलासा देती थी और उस वक्त बहुत हमदर्द दुखी महसूस होती थी, जो किसी भी तरह रोती दादी को चुप करवा देना चाहती हैं। मगर जब दादी महज नमक और चीनी पर मरने वालों को पुकार पुकार कर ऐना की शिकायतें लगा रही होती, आपा भी गोया कानों में रुई देकर बैठ जाती। दादी जब जी भर के जी हल्का कर लेती तब यकीनन वही बदमजा खाना खा लेती थी और फिर मुकम्मल खामोशी, मगर सिर्फ जुबान बंद होती थी। अब आपा झाड़ू लगा रही होती रगड़ रगड़ कर, और उजैन को उसी मधुर सिड़क सिड़क सुरों के दरमियान सोना पड़ता। अब तो वो झाड़ू की इस आवाज का इतना आदी हो गया था कि ये आवाज लोरी का काम देने लगी थी। कभी जो आपा को झाड़ू लगाने में देर हो जाती, उजैन बिस्तर पर करवटें बदलने लगता, और शुक्र इस कमजोरी का आपा को पता नहीं था, वरना वो किराए में मजीद इजाफा लगा देती। बिजली, गैस, पानी और किराया और मेंटेनेंस, आह, उजैन सोचकर ही कराह उठता। किराए का ये कमरा घर दरवाजा खुलते ही आंगन था, दाएं जानब टॉयलेट प्लस वॉशरूम और किचन, जिसे उजैन ने सिर्फ सर्दियों में पानी उबालने के लिए इस्तेमाल किया था। आंगन के खात्मे पर एक कमरा, उसी कमरे की बाईं दीवार आपा के किचन की दीवार थी। उसी जानब आंगन में खुलती खिड़की थी और वहीं उजैन का पलंग बिछा था। वो कमरे में होता तो किचन की सारी आवाजें आती। वो आंगन में बाईं दीवार के साथ चारपाई डालकर लेटता तो भी कान खुले रहते। दरअसल बाईं दीवार के उस जानब अमरूद का घना पेड़ था, साथ ही एक लंबा पपीता। अमरूद का आधा साया मालिक मकान का और आधा किराएदार का। उजैन लाइट जाने पर उसी साए में दीवार की तरफ करवट बदल कर सोता, जबकि इधर आपा अपने सारे काम, सीना परोना, सब्जी बनाना, दादी से बातें करना, इख्तलाफी मौज़ूआत, भाइयों से बातें करना, ज्यादातर नसीहतें, या फिर असर के बाद मोहल्ले के बच्चों की ट्यूशन क्लास लेना, सब यही निपटाती थी। और ऐसे में उजैन एक लिहाज से घर का भेदी था। उसे बाएं जानब होने वाली हर बात की खबर रहती। अब जैसे ये आने वाले मेहमान, आपा के ख्यालात और जज्बात ने उजैन को बाकायदा हिला दिया था। अब भी वो बाएं तरफ की सारी जिंदगी को सोचता दोबारा नींद की वादी में खोने लगा। बेसुध होने से पहले जो जुमले उसने आपा की जुबान से सुने, वो भी उस मतवक्को मेहमानदारी से मुतल्लिक थे। अगर स्कूल से आकर थके हुए हो तो सो जाओ, वरना जाले उतार कर तुम पर्दे लगा दो, आपा की फैसला कुन आवाज गूंज रही थी। और तुम सोनी, सरफ मिले पानी में कपड़ा भिगोकर खिड़कियों और दरवाजों को रगड़ रगड़ कर साफ कर दो। जी आपा, जी आपा, सोमी सोनी हम आवाज बोले। कल आपा सारा दिन नाराज और चुप रही थी, लिहाजा आज इख्तलाफ ना करने ही में बेहतरी थी। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। सोमी ही ज्यादा बाहिम्मत था। ये सफाई आने वाले मेहमानों के लिए है, नहीं नहीं, रमजानों के लिए, सोनी ने टोका। है ना आपा, दोनों के लिए, आपा ने इख्तिसार मगर कतियत से काम लिया। सोनी ने मजीद सवालात से गुरेज किया। फिलहाल मैं कह रही थी ऐना, किलो गोश्त के कबाब चढ़ा लेते हैं, अफ्तारी भी निबट जाएगी और मेहमानदारी भी हो जाएगी। दादी की आवाज में बहनापा सा था। जी अच्छा, माश की दाल चक्की भिजवा देते, दही बड़ों के लिए आटा बन जाता, बेसन की तो सिर्फ फुल्कियां अच्छी लगती हैं। सोमी, राशन की लिस्ट में लिख लो, माश की दाल 2 किलो। ऐना की आवाज साफ थी। वैसे तो इतनी गर्मी के रोजों में गोश्त के नाम से हौल आता है, मगर सहरी में पाव भर की बोटी सब्जी में जायका ले आती है। दादी की नई राय आई। अपने लिए नहीं कह रही मैं, इस बुढ़ापे में क्या खाया जा सकता है, मगर दादी के लहजे में ताज्जुब सा घुल गया। जी दादी, मुझे पता है आप मेहमानों के लिए कह रही हैं। आपा के जुमले में सादगी थी, मगर उजैन को साफ पता लगा किस कदर जल भुनकर ये जुमला कहा गया है। दादी अपनी ही धुन में थी। गोश्त का ना फायदा रहता है, चीजें बनाकर फ्रीज हो सकती हैं। कबाब और कोफ्ते मसाला लगाकर कीमा रख दो, 10 मिनट में बन जाते हैं। मेरा तो ये भी इरादा था खीर बनवा लेते, मगर जितनी भी एहतियात कर लो, खीर दूसरे दिन पानी छोड़ देती है। दादी को खीर की इस कमजोरी पर गुस्सा और दुख दोनों था। सोमी, ऐना का ठंडा ठार लहजा उजैन को साफ महसूस हुआ। रमजान वाली लिस्ट में रोज के पाव भर गोश्त कीमे के हिसाब से लिख लो, 8 किलो गोश्त, कबाब के लिए मिलाकर 9 किलो, और कोफ्तों का हाँ तो लिख लो 10 किलो गोश्त, और आगे कीमत लिख दो तकरीबन 3600। और 4 जुम्मे के हिसाब से बिरयानी बनेगी तो चिकन लिखो 4 किलो, तो ये बने 1200 रुपये। और हाँ, दूध वाले से कह देना कि 1 किलो की जगह 2.5 किलो दूध दे रमजान में, क्योंकि दादी ने दही जमाने का भी घर में कह रखा है, और फ्रिज में मीठा खराब होता है तो जाहिर है रोज बनेगा। किलो से कम किया तो बिल एडवांस लिखो, 5000 रुपये। आपा इस वक्त सोमी सोनी के कुर्तों पर बटन टांग रही थी, मगर बड़ी जिम्मेदारी से लिस्ट भी बन रही थी।
सोमी तनदही से लिख रहा था जबकि सोनी हकदक था। जबकि दादी ने वहीं खड़े हाथ से मोटा मोटा हिसाब किया तो दिल सुकड़ने लगा। हाँ, और खजूर, शरबत, चने, बेसन का हिसाब मैं पहले लिखवा चुकी हूँ। फल रोज के हिसाब से आएगा। फल भी? सोनी की आवाज में बेयकीनी थी। रमजान आ रहे थे, ये शाही दावत। यानी कि हाँ, अभी तुमने सुना नहीं दादी ने क्या कहा? ऐसे ही फल काट कर ट्रे भर देना तो बड़ी बदसलीकगी है, लिहाजा फ्रूट चाट तो लाजमी बनेगी। आपा को दादी के तमाम फरमुदात याद थे। ऐसे ही वो कहती रहती थी, ऐना इनकी बातें गौर से सुनती नहीं, ख्वामखा। और आपा, आपने फ्रूट का बजट तो दिया नहीं। सोमी ने याद दिलाया, फ्रूट का बजट? उसके रेट तो हर रोज के हिसाब से होंगे ना, लेकिन खैर तुम 5,000 तक रख लो। और आपा, वो बिजली गैस के बिल, स्कूल में और रूटीन के खर्चे। सोनी भी अलर्ट था, वो तो लाजमी है। उन पर आंधी आए तूफान किसी चीज का असर नहीं होता, यानी वो तो करने ही करने हैं। और ईद के कपड़े, मेरा मतलब है जूते। सोनी के लहजे में झिझक थी। हाँ, वो भी। ऐना का लहजा लापरवाह था। तो आपा, ये तो कोई 40-50 हजार का खर्चा नहीं हो गया? सोमी ने कुछ दहल कर रजिस्टर बंद करके पेन होंठों के बीच फंसाया। और हमारी कुल आमदन तो बहुत कम है। 40-50 हजार के आधे से भी कम। 2,000 उजैन भाई किराया देते हैं, 4,000 दुकान का, 5,000 अब्बू की पेंशन और 9,000 दादों की। तो ये तो बने कुल 20,000। और हाँ, आपकी ट्यूशन फीस, लेकिन वो तो थोड़ी है और आपको कमेटी भी भरनी होती है। सोनी के माथे पर तफक्कुर की लकीरें फैल गईं। अब मेहमानदारी तो निभानी है ना। आपा का अंदाज सादा था, ये लाताल्लुकी की एक किस्म थी। उसने अब कुछ नहीं बोलना। इतने दिन से समझा समझा कर थक गई थी, मगर दादी समझती ही नहीं थी, लिहाजा अब वो बोलेगी भी नहीं। यहाँ तो हर काम बजट बनाकर करने की आदत थी, सो हिसाब किताब हो रहा था। सोनी सोमी ने फिक्र से एक दूसरे को देखा। फिर दोनों की निगाह दादी पर गई, जो नाक पर उंगली रखे हैरान सी ऐना को देख रही थी। बटन लगाकर दांत से धागा तोड़ती आपा ने पहले भाइयों को देखा और फिर दादी को। दादी की निगाहों में शदीद बेयकीनी थी, जैसे ऐना तो झूठी हो, वरना दुनिया में ऐसा भी कोई अंधेर है कि। हाँ, ठीक है कि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, चुटकी भर चीजों के लिए मुट्ठी भर नोट देने वाली मिसाल हो गई। मगर ऐसा भी क्या कि फकत दो मुअज्जज मेहमानों को 2 वक्त का खाना भी इज्जत से ना खिलाया जा सके। रमजान के बायस 2 वक्त सहरी अफ्तारी। ये ऐना को तो बात बढ़ा चढ़ाकर और खास तौर पर दादी को हौलाने का शौक है। ये भी नहीं देखती बूढ़ी बीमार दादी को सदमा ना पहुंचे। दादी नेमत आरा ने सब हिसाब किताब को आपा के बढ़ाने चढ़ाने के जुमरे में डाला और पुरसकून हो गई। अब ऐसी भी कोई बात नहीं बच्चों। मुखातब पोते थे, मगर जता वो ऐना को रही थी। मान लिया महंगाई का जमाना है और रमजान में मुनाफाखोरी होती है, मगर 5 अफराद के नाम पर 50,000 का खर्चा, ऐसी भी क्यामत नहीं मची। आप ठीक कहती हैं दादी। ऐना के फौरन कायल होने पर सुनने वालों को हैरत हुई। इसीलिए मैंने ये भी फैसला किया है कि इस बार राशन खरीदने मैं नहीं, आप जाएंगी। मैं आपको पैसे पकड़ा दूंगी, जो जैसा जितना दिल चाहे खरीदिएगा। और अगर पैसे बच जाएं, जो कि आप यकीनन बचा भी लेंगी, तो मेरी तरफ से वो भी आप ही रख लीजिएगा। और जहां दिल चाहे खर्च कीजिएगा, मैं नहीं मांगती। ऐ क्या? दादी ने तो जुबान दांतों तले दाब ली। फिर उन्हें लगा शायद सुनने में गलती की हो, मगर वहां बला की संजीदगी थी। वाकई सच। सोमी सोनी के 2 लफ्जों में अचंभा था। बाकी पैसे दादी के। आपा तो सिक्के तक का हिसाब लेने वालों में से थी। अब इस उम्र में पोती बाजारों के धक्के लगवाएगी, और मुझसे तो अब कुछ जांच पड़ताल भी नहीं होती, सब खराब उठा ले आऊंगी। सोनी सोमी आपके साथ होंगे। ऐ ना, मुझे तो अब सही से दिखता भी नहीं। चश्मा लगा कर जाइएगा। अये, पर मुझे क्या मुसीबत पड़ी है कि बैठे बिठाए बाजारों को निकल पड़ूं? बैठे बिठाए क्या, आप भी जरा घर से बाहर निकलिए ताकि पता लगे दुनिया अब किस भाव बिकती है। आपा अपनी कहकर जगह से उठ गई। दादी पोते हक दक। जूस कार्नर पर बैठे उजैन के दिमाग में दादी पोते की गुफ्तगू चकरा रही थी। उजैन की नानी कहती थी, हमसाए का मतलब है हम साही, यानी जैसे हम वैसा हमारा पड़ोसी। दीवार निकाल दे तो घर एक हो जाए, और ये कि हमसाए मार जाए तो नहीं होते, मगर साथ माँ जाए की तरह का ही निभाते हैं, जिंदगी भर का। और यहाँ तो उजैन किराएदार भी था, और चाहते और ना चाहते हुए, जाने अनजाने में ही सही, वो बाएं जानब होने वाली हर बात और वाक़ये से वाकिफ हो जाता। शुरू में तो उसे इन आवाज़ों ने डिस्टर्ब किया था, मगर बाद में ये एक मज़ेदार सा खेल बन गया। आवाज़ों के उतार चढ़ाव से उसने बोलने वालों की शक्लें गढ़ ली। दादी ऐसी और बच्चे ऐसे, और आपा ऐसी और वैसी। दादी से तो एडवांस देते और किराए की बाबत बातचीत करते हुए बिलमुशाफा मुलाकात भी हुई, और बच्चे भी मिल जाते।
مگر آپا کی ہدایت کے پیش نظر وہ زیادہ گھلتے ملتے نہیں تھے۔ ہاں، آپا سے کبھی ملاقات نہ ہوئی، البتہ آپا کی پاردار آواز، اوپر سے لہجے کی تلخی سے خوب آشنائی ہوئی، اور وہ اس حد تک آ گیا تھا کہ آپا کی آواز یا فقط کسی ایک آدھ لفظ سے ہی موڈ بتا سکتا تھا۔ اور ادھر آپا کا یہ خراب موڈ اور گھر میں 15-20 روز سے چلنے والی چپکلش نے تو ساری صورتحال واضح کر دی تھی۔ وہ آپا کے مزاج و خیالات سے مزید تفصیل سے آگاہ ہو گیا۔ آپا کی شخصیت کے کچھ اور پہلو نمایاں ہو گئے، ورنہ عام طور پر تو آپا دادی کے پرانے قصوں پر ہوں ہاں ہاں کرتی تھی، یا پھر کبھی کبھار رائے دیتی۔ ٹیوشن والے بچوں سے سخت استانی کا سا رویہ اور بھائیوں کی تربیت و نصیحت، مگر یہ نئی صورتحال۔ دراصل یہ سارا قصہ اس دن شروع ہوا جب دادی نعمت آرا کی کپ کپاتی جوشیلی پکار نے سب کے کان کھڑے کر دیے، اور سویا ازین تک ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اینا کو پہلے تو دادی نعمت آرا کی ساری بات سمجھ میں نہ آئی، وہ چلا اٹھی، اتنا قریبی رشتہ؟ اس نے خوب کھینچ کر کہا، تو اور کیا قریبی نہیں لگ رہا تمہیں؟ آپ کی چچا زاد بہن کی بیٹی اپنے بیٹے کے ساتھ ہمارے گھر آ رہی ہیں، اتنے بڑے شہر، بلکہ اس پورے ملک میں آپ کے علاوہ ان کا اور کوئی رشتہ دار نہیں، اگر ہو بھی تو جب میں نعمت آرا زوجہ مولوی صاحب یہاں موجود ہوں تو انہیں کیا ضرورت ہے ادھر ادھر رشتے تلاشنے کی؟ خالہ لگتی ہوں میں اس کی۔ دادی کو تو برا ہی لگ گیا، تو اتنے سگے رشتے کی یاد آنے میں اتنے سال؟ اینا کا لہجہ طنزیہ تھا، یاد تو وہ کرتی ہوگی اس لیے کہ یاد کرنے پر ویزے، پاسپورٹ اور کرائے نہیں لگتے۔ اس نے تو پھر امریکہ سے آنا تھا، یہاں تو لوگ شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے کی یاد میں عمریں گزار دیتے ہیں۔ دادی کچھ تلخ بیانی پر اتر آئیں۔ جس بھرے پورے خاندان کو یاد کرنا اب زندگی کا مقصد تھا، گویا وہ ایک ہی شہر میں رہنے کے باوجود غربت زدہ یتیمی والے گھر میں آنے سے کتراتے تھے، ایسی اندھیر پڑی تھی، خوشی میں بلانا بھول جاتے اور غمی میں دھڑلے سے گلے کرتے۔ آپ نے تو ملنا ہی چھوڑ دیا نعمت آرا۔ اور نعمت آرا کیا جواب دیتی؟ یوں ہی مسکرا دیتی، ایک شرمسار سی مسکراہٹ، جیسے وہی ہوں قطع تعلق کی ذمہ دار۔ اس وقت بھی بہت خوش دادی یکدم خاموش ہو گئی، تب آپا نے بھی چپ کر جانا مناسب سمجھا۔ بڑھاپے میں ایسے لوگ ہی تو درکار ہوتے ہیں جن کے ساتھ مل کر کچھ پرانے سنہری اوراق کو پلٹا جا سکے، کچھ کہنے کی خواہش، کچھ سننے کی طلب۔ تو اگر آنے والے مہمان دادی کی اس خواہش کو پورا کرنے کا باعث بن جاتے تو کیا برائی تھی؟ ٹھیک ہے، آ جائیں آنے والے۔ سومی سونی بھی خوش ہو گئے۔ بہت سے رشتوں کا سنا ضرور تھا، مگر دیکھا صرف دادا دادی اور بڑی بہن کو تھا، اور اب انہی تنہا اکیلے لوگوں کے بیچ رہنے آ رہے تھے دو مہمان۔ آپا گھر چلاتی تھیں، بڑے نپتلے انداز سے، دادی کی بیماری، دوائیاں، بھائیوں کے لیے اچھی تعلیم کی کوششیں، اور آج کے اس زمانے میں کوئی کوشش بارآور نہیں ہوتی جب تک نوٹوں کا تڑکا نہ لگایا جائے، نوٹوں کو بچایا نہ جائے، دانتوں سے پکڑا نہ جائے۔ اور آپا ان کاموں میں طاق ہو چکی تھی، اپنے بجٹ سے 1 انچ آگے پیچھے نہ سرکتی تھی۔ لیکن وہ مان گئی دادی کا دمکتا چہرہ دیکھ کر، مگر دادی کی دوسری بات، او خدا! شادی؟ دادی! آپ کے دونوں لفظ شدید ترین حیرت اور کسی حد تک چیخ تھے۔ یہ کس نے کہا؟ کس نے کہنا ہے؟ میں نے سوچا ہے بھئی۔ دادی کے لہجے میں فخر ہی فخر تھا، جیسے آپا کی شادی کا نہ سوچا ہو، علامہ اقبال کی طرح ایک نیا ملک بنانے کا خواب دیکھ لیا ہو۔ او خدایا! آپا نے اپنی پھٹی پھٹی آنکھیں بھائیوں پر ٹکا دی، جن کے لیے بھی یہ انکشاف حیرت مگر مسرت کا باعث تھا۔ اس امریکہ پلٹ بھانجی کے بیٹے سے، جس کے نہ سر پیر کا پتہ ہے نہ آگا پیچھا۔ ویسے تو کہتی ہیں رشتے چھان پھٹک کر کرنے چاہیے، اب سگی بھانجی کے لیے کیسی چھان پھٹک؟ اور اس کے آگے پیچھے کو میں نہ جانوں گی تو پھر کون جانے گا؟ جو ہمارا آگا پیچھا وہی ان کا۔ دادی کا ہوم ورک پورا تھا، ایسے ہی منہ سے بات نہیں نکالی تھی، مگر آپا کے تو 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ خدا کے لیے یہ بات اب کسی اور کے سامنے مت دہرا دیجیے گا، لوگ مذاق بنائیں گے کہ بڑھاپے میں نعمت آرا کا دماغ چل گیا ہے۔ اے لو! دادی نے ناک پر انگلی جمائی، اپنی بچی کی شادی کے بارے میں سوچنے والے کیا ادھر سے خالی ہو جاتے ہیں؟ دادی نے ناک والی انگلی کنپٹی کے پاس پیچکس کی طرح گھمائی۔ بچی کی شادی کے بارے میں سوچنے کو نہیں کہہ رہی، مگر آپ جوڑ تو دیکھیے نا، جوڑ ہی جوڑ، تم سے کوئی 7-8 برس بڑا ہی ہوگا نازنین کا لڑکا۔ دادی بے فکر تھی۔ دادی، آپ اتنی ہی معصوم ہیں یا واقعی بڑھاپے کا اثر ہو گیا؟ وہ زچ ہو گئی، اور ادھر دادی بھی بھڑک اٹھی۔ یہ کیا تم نے بڑھاپے کا راگ الاپنا شروع کر دیا؟ ایسا بھی کون سا بڑھاپا ہیں؟ بولو۔ میری اپنی دادی 90 برس کی عمر میں سارے گھر کے کام نپٹا دیتی تھی، پیدل چلا کرتی، کنویں سے پانی نکالتی، اور بس۔ دادی، اپنی دادی کا قصہ مت شروع کریں، مجھے کوئی دلچسپی نہیں کہ آپ کی دادی کیا کرتی تھی۔
मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि मेरी दादी क्या कर रही हैं। अब तुम बहुत बोली है ना, खामोश हो जाओ। मैं बहुत सोच समझ कर इस फैसले तक पहुंची हूँ। इससे अच्छा रिश्ता तो मिल ही नहीं सकता। दादी ने रोब से कहा। एक बात बताइए, ऐना चौंकी थी। ये वाकई आपके अपने ख्यालात हैं या आपकी उन भांजी ने कोई इशारा दिया है? दादी ने कुछ चौंक कर पोती को देखा। नुक्ते की बात तो अब की थी। सोमी सोनी भी आपा के अक्लो शौर के कायल हुए। दादी को कुछ पल के लिए चुप लगी थी, मगर ऐना की नोकीली सवालिया निगाहें हनूज उन पर गड़ी थी। जवाब तो देना ही था। ऐसी बातें मुंह फाड़ कर तो नहीं कही जाती। दादी का लहजा अंदाज मध्यम हो गया। इंसान अपनी अकल खुद से इस्तेमाल कर लेता है, अपने जवान बेटे को लेकर लाखों रुपए का टिकट खर्च करके। कोई ख्वामखा का सफर तो नहीं करता। ओ दादी, आपा ने सर पकड़ लिया। आप कितनी खुश फहम हैं। हाँ हाँ, खुश तो मैं हूं ही। दादी झूमी। मैंने खुश फहम कहा है दादी। ऐना ने दांत किचकिचाए। ए बीबी, अपना फहम अपने पास रखो और मुझ कम अकल को सिर्फ खुशी रहने दो। बड़ी आई उर्दू दान। हूँ, मैंने क्या ये बाल धूप में सफेद किए हैं? दादी अब जलाल में आ गई थी। ऐना ने कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर सोमी सोनी को कुछ हड़बोंग के आलम में निशिस्त बदलते देखकर वो जुमला भूल गई। दोनों आंगन वाली चारपाई से बरामदे की कुर्सी पर आ गए थे। तुम दोनों को क्या हुआ? आपा का लहजा कड़क मगर अचंभे से भरपूर, किसी हद तक फिक्रमंद था। कुछ नहीं। दोनों ने एक दूसरे को देखा। कुछ भी तो नहीं। तो क्या चारपाई पर कीड़े ने काट लिया? करंट लग गया क्या? अभी मैंने कुर्सियों पर कुशन रखे थे। ऐना सफाई और सलीके के मामले में भी दो टोक थी। नहीं, वो दादी ने अभी कहा ना कि। सोमी कुछ हिचकिचाते हुए बोला। दरअसल दादी कह रही है ना कि बाल धूप में सफेद हो जाते हैं, तो हम दोनों के सरों पर धूप पड़ रही थी। तो हमने सोचा कि जगह बदल लें, अभी तो हम बहुत छोटे हैं ना। तो सफेद बाल। हाय, ऐना आपा का मुंह खुला का खुला रह गया, जबकि दादी ने हाथ का पंखा बमुश्किल कोशिश से आगे होकर दोनों के शानों पर बारी बारी मारा। दादी का मजाक बनाते हैं नालायक। आप ही तो कहती हैं एहतियात इलाज से बेहतर है। सोमी शाना सहला रहा था। ऐसे फालतू के नाटक मेहमानों के सामने करने से गुरेज करना। समझे? दादी को याद आया कि बच्चों को कुछ मैनर्स भी सिखा दिए जाए। हालांकि ज्यादा खतरा ऐना की तरफ से था। नहीं नहीं, हम तो बहुत अच्छी तरह मेहमानों की देखभाल करेंगे। उनका ख्याल रखेंगे। उनका। चुप, बिल्कुल चुप। मेहमान क्या दूध पीते बच्चे हैं जो तुम देखभाल करोगे? उनका ख्याल रखेंगे। दादी ने नकल उतारी। तुम लोग बस इंसान का बच्चा बनकर रह लेना, वही काफी होगा। हाँ हाँ, दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। हम आपकी सारी बातें मानेंगे दादी। अब दोनों की निगाहें आपा पर थीं, जो जबड़े भींचे, माथे पर तफक्कुर की लकीरें और आंखों में गुस्सा लिए अब दादी के साथ उन दोनों को भी घूर रही थीं। आखिर को हमारी आपा की शादी का सवाल है। सोनी ने जुमला मुकम्मल किया। लहजा जिम्मेदाराना था। दादी के चेहरे पर रौनक आ गई, जबकि ऐना के तेवर भयानक हो गए। बको मत, और खबरदार जो तुम लोग इस मामले में बोले तो। ऐना वॉकआउट के लिए खड़ी हो गई। आखिर आपको एतराज किस बात पर है आपा? अच्छा है ना, आप रातों रात अमरीकी हो जाएंगी। सोमी थोड़ा बाहिम्मत था। शेर की कुछार, मतलब आपा से सवाल तो पूछ ही सकता था। खामोश हो जाओ, तुम्हें इस मामले में बोलने की जरूरत नहीं। जरूरत क्यों नहीं? सोमी फौजी जवान की तरह खड़ा हो गया। सोनी ने भी तकलीद की। आखिर हम आपके भाई हैं। सोमी का अंदाज और लहजा भरोसे से भरपूर था। और दो दो भाइयों की बहन को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं होती। उसके भाई होते हैं ना। अगर आपको अमरीकी दूल्हा पसंद नहीं आएगा तो बस बात खत्म। सोनी का अंदाज फिल्मी हो गया। ऐना के चेहरे का तनाव कम हो गया। उसने हमेशा बड़ा बनकर जिंदगी गुजारी थी। दादी तक अक्सर उसे आपा कहकर बुलाती थी। वो स्याह और सफेद की मालिक थी। गोया अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, हर फैसला बहुत बचपन में खुद से करना शुरू कर दिया था। जगत आपा बन गई थी। ट्यूशन पढ़ाने वाले बच्चों की माएं, जो उससे उम्र में दुगनी होती थी, वो भी नाम की बजाय आपा ही पुकारती। नाम तो शायद लोग जानते ही नहीं थे। बस आपा, सिर्फ आपा या ऐना आपा। तो आपा यानी ऐना आपा अपने अब्बा के नूर ऐन के लिए भाइयों के बचकाना लहजे वाले ये भारी भरकम जुमले यूं थे जैसे किसी ने उस पर चादर डाल दी। उसके आगे आ खड़े हुए कि पहले हम, और हम हैं ना। और कोई कुछ ना भी करे, कर ना सके, मगर बस कह दे कि हम हैं ना, फिक्रमंद मत होना। तो आपा ने यानी ऐना, ओहो, नूरैन ने अपनी जिंदगी में पहली बार इस पल को देखा, महसूस किया। बहुत छोटे से ही दो सहारे उसके भी हैं। नूरैन को अपने दिल का कमजोर होकर पिघलना पहली बार बुरा ना लगा। दादी का ख्याल था आपा ने बस यूं ही गुस्से में कह दिया था, इस बार शॉपिंग करने आप ही जाएंगी। मगर इस वक्त सुपर स्टोर में ट्रॉली को घसीटते सोमी सोनी के साथ साथ घिसटती। वो उस पल को कोस रही थी जब आपा ने ये सब कहा। अंदाजा होगा ना इसे
ادھر کتنی خواری ہے، اے سی کے باوجود وہ پسینے میں تربتر تھی۔ اچھی خاصی گھر کے نزدیک ہی سے چیزیں منگوائی جا سکتی تھی، مگر اس نے جان بوجھ کر مجھے بھیجا۔ پتا ہوگا نا ادھر کیسا حشر پڑا ہے۔ دادی کے مخاطب دونوں پوتے تھے جو صبر سے ٹرالی گھسیٹنے اور دادی کے جملے سننے کو کھڑے تھے۔ اے بیٹا، پتا کرنا ادھر کیا مفت میں بٹ رہا ہے سامان جو دھکے پڑ رہے ہیں۔ دادی کی صدا نے گرد و پیش میں کھڑے لوگوں کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ اے لو، روزے رکھنے ہیں مسلمانوں نے کہ تیل پینا ہے؟ کوکنگ آئل والے پورشن میں پڑی آپا دھاپی نے دادی کے ہوش اڑا دیے۔ بیسن خریدنے میں دانتوں کو پسینہ آ گیا۔ اے، اتنا بیسن تو دمبوں کو کھلاتے ہیں پیٹ پھلانے اور زیادہ وزن دکھانے کے لیے۔ دادی، آپ خاموش کیوں نہیں ہو جاتی؟ سب لوگ آپ کی باتیں سن رہے ہیں۔ سومی تنگ آیا پڑا تھا، بھائی لوگ ہنس بھی رہے ہیں۔ سونی کی نظر ہر جانب تھی، سوچ رہے ہوں گے یہ پینڈو لوگ پہلی بار کسی بڑے سپر سٹور میں آئے ہیں۔ ہم تو ہر مہینے آتے ہیں، بس یہ ہماری دادی کا فرسٹ ایکسپیرینس ہے۔ سومی نے ذرا بلند آواز میں کہا۔ آخری والا بھی کہہ دے بچے، میں نہ آتی ادھر کبھی دوبارہ۔ دادی نے کانوں کو ہاتھ لگائے، پتا ہوگا اس اینا کی بچی کو یہاں غدر پڑا ہے۔ جب ہی مجھے دھکیلا، ورنہ یہ میری عمر ہے کیا دھکے کھانے کی؟ آئے اوئے، ساتھ ہی دادی پیچھے کو مڑی۔ انہیں پیچھے سے دھکا لگا تھا، پیچھے والی ٹرالی میں رکھے چھوٹے کچن وائپر کا نکلا ڈنڈا کب سے ان کی پسلی میں چبھ رہا تھا۔ اے بیٹا، ان کا مخاطب پچھلی ٹرالی والا تھا۔ پھنس گئی ہوں ادھر آ کر، نہ پیچھے ہٹنے جوگی نہ آگے بڑھنے کے قابل۔ تم نے بھی وائپر کو دو نالی کی طرح میری کمر سے ہی لگا لیا۔ ٹرالی والا جوان شرمندہ ہو گیا۔ سوری اماں، آپ رش دیکھ ہی رہی ہیں۔ اے بیٹا، رش کیا، خدا کی شان دیکھ رہی ہوں۔ سچ کہوں، کہہ زدہ قوم لگ رہی ہے، کھانے پینے کے اشیاء کے لیے پاگل ہوتے لوگ۔ روزہ تو بھوکے کی بھوک کے احساس کا نام ہے، ادھر تو سب کو اپنی ہی پڑی ہے۔ سارا سال اتنے نہ کھاتے ہوں گے جتنا اس ایک مہینے میں کھا جائیں گے۔ دادی ایک مفکر، عالم دین کا سا لہجہ لیے ہوئے تھی۔ رش میں ذرا ذرا سرکتے لوگوں کے لیے دادی دلچسپی کا باعث بن گئی تھی۔ اماں، آپ بھی تو یہی سب خریدنے آئی ہیں؟ کسی نے بھری ٹرالی کو دیکھ کر جتایا۔ ہاں بیٹا، دادی نے ٹھنڈی آہ بھری۔ یہ بھی صحیح کہا، مگر میرے گھر تو میری پوتی کے رشتے والے آ رہے ہیں نا، تو مجبوری پڑ گئی۔ اور اب یہ تو نئے زمانے کا چلن ہو گیا ہے، ہمارے زمانے میں تو کپڑے کا تھیلا سلتا تھا۔ اچھی چیز خریدو یا سستی، سب اندر غائب۔ بڑے بزرگ کہتے تھے کھانے پینے کی چیزیں ڈھک کر لانی چاہیے کہ نہ کسی کی نظر لگے نہ کسی کو حسرت آئے، پر یہ آج کے لوگوں کو تو نظر کا بھی ڈر نہیں۔ دادی سچ مچ حیران تھی۔ اب تو بڑھاپے نے اس حال میں پہنچا دیا، میں تو خود کپڑے کا تھیلا پکڑتی تھی، سر پر برقع ڈالا، گول مارکیٹ چلی گئی یا لالو کھیت، اب یہ نئے نئے ناموں کے سٹور کم وقت ہمارے بھاؤ تاؤ بھی نہیں کرنے دیتے۔ اے، میں کہتی ہوں ادھر تو چوری کے اتنے موقع ہیں، پھر کیسے ممکن ہے موئے ہاتھ صاف نہ کرتے ہوں؟ دادی نے سادگی اور بھول پن کی حد کر دی۔ اماں، ادھر جگہ جگہ کیمرے لگے ہیں، ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے۔ کوئی بولا۔ کیمرے؟ دادی کی آنکھیں پھیلی۔ ہاں ماں، خفیہ کیمرے۔ ہو سکتا ہے یہ سر پر لگا بلب کیمرہ ہو، یہ جیم کی بوتل بھی کیمرہ ہو سکتی ہے۔ ایک اور بندے نے بھی سنسنی کو بڑھاوا دیا۔ اے سومی سونی، کس قدر نالائق اولاد ہے، ذرا جو بڑوں کی عزت کا خیال ہو۔ دادی ایک دم اشتعال میں آ گئیں اور شدید شرمندہ۔ دادی سے کسی قدر اجنبی لا تعلق بنے پوتوں کو باری باری دو ہتھڑ رسید کیے۔ اب ہم نے کیا کر دیا دادی؟ سومی سونی کو رشتے کا پاس تھا۔ سونی نے تھپڑ کی تکلیف برداشت کر لی، مگر پلٹ کر اس قدر تماشا بنواتی دادی کی طرف دیکھا نہیں۔ تمہیں پتا تھا کہ ادھر جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں؟ ہاں دادی، اب تو سیفٹی کے لیے ہر جگہ کیمرہ لگا ہے۔ سومی بیزار تھا۔ اف آپا، خود شاپنگ کی سزا دادی کے لیے تھی، بیڑا غرق تو ان دونوں بھائیوں کا ہوا تھا۔ ارے گدھے، تو مجھے پہلے بتانا تھا نا۔ دادی کے چہرے پہ سراسیمگی پھیلی۔ سونی یکلخت کرنٹ کھا کر مڑا، اس نے دادی کو دیکھا اور پھر چاروں جانب کی دنیا کو، جو سب خریداری بھول بھال بس دادی کو سنتے تھے اور اب دیکھ بھی رہے تھے۔ او خدا! سونی دادی کے نزدیک ہوا۔ آپ نے کہیں کچھ اٹھا تو نہیں لیا چپکے سے؟ سومی کا رنگ فک ہو گیا، سونی کا تو حلق پہلے ہی خشک ہو گیا تھا اور سونی نے لاکھ سرگوشی کی تھی مگر کئی کانوں میں پڑی تھی۔ اے منحوس مارے، میں کیا کوئی چور ہوں؟ دادی کو تو جیسے کسی نے گریبان سے سرے عام پکڑ لیا، مارنے کو ہاتھ بڑھایا، مگر سونی ذرا ڈرا ہوا تھا۔ بازو کا گوشت چونٹے میں نہ بھر سکا، شرٹ ہی نچوڑ ڈالی۔ تو پھر اتنا صدمہ کس چیز کا؟ کیمرہ لگے نہ لگے، سونی کسی سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، شرٹ کی ساری استری خراب کر دی۔ ارے ناہنجار، میں اس بسے جوڑے کی جگہ اپنا نیا چکن والا سوٹ پہناتی اور بال بھی اچھے سے بنا لیتی، مگر یہ آج کل کی اولاد اپنی پینٹوں کی کریزیں بنانے سے فرصت ملتی تو دادی کے لیے کوئی سوچتے۔ دادی؟ سومی سونی کی بے یقین صدماتی آواز ایک ساتھ ابھری۔
जबकि दूसरी तरफ जहां तक दादी की आवाज पहुंच रही थी, कह कहे गूंजने लगे थे। लोग सब भूल भाल कर गर्दनें उचका उचका कर दादी को देखना चाह रहे थे। दादी जो हाथों से बालों को संवारते हुए अब दुपट्टे को दुरुस्त कर रही थी, निगाहें ऊपर जैम की बोतल पर थी। बेखबरी तक तो ठीक था, अब जबकि उन्हें कैमरा की मौजूदगी का पता था, तो बाद की सारी शॉपिंग सोमी सोनी ने किसी कदर सुकून से की कि दादी की जुबान बंद थी। वही चीजें लेते रहे जिनके बारे में लिस्ट में दर्ज था, वरना इससे पहले तो दादी बाआवाज बुलंद हिदायत जारी कर रही थी। ए सोमी, वही केचप उठाना जिसके साथ चाट मसाला फ्री है, और वही सर्फ ले जिसके साथ बर्तन धोने का साबुन दे रहे हैं। जबकि कंजूस मोहतात आपा क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी, मगर दादी को कौन समझाता। मगर ये दुनिया, स्टोर में मौजूद तमाम लोगों की नजरें फिर भी दादी और सोमी सोनी पर थीं, क्योंकि थक हार कर दादी पुरजोर फरमाइश करके बच्चों की तरह ट्रॉली के अंदर जा बैठी थी, और सोमी सोनी एक हाथ में सामान पकड़े दूसरे से ट्रॉली को देखते, अपनी पैदाइश पर अफसोस करते दादी को लिए स्टोर से बाहर तक आए। पहले सारा सामान रिक्शे में भरा, फिर दादी को बमुश्किल तमाम ट्रॉली से निकालकर रिक्शा में घुसेड़ा, और मुहावरतन नहीं, हकीकतन मुंह छुपाकर भागे। आपा, ये तलत भाईजान तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं जैसे ड्रामों के हीरो होते हैं। सोनी के सवाल में मायूसी थी, जैसे वो चाहता हो आपा कह दे नहीं ये हीरो जैसे हैं। और हीरो तो वो पहली नजर में ही ना लगे थे, दूसरी तीसरी नजर बिला वजह की मेहनत ही होती। ऊंचे लंबे से सर बालों से भरा था, यूं ही बिला वजह की करख्त निगाहें और बेहद संजीदगी। सांवले नकूश में कोई जाज़बियत नहीं थी। खुले हाथ पैर का एक आदमी, हाँ एक पक्का आदमी। लड़के वाली तो कोई बात थी ही नहीं। नहीं, हीरो तो वो हैं। आपा की आवाज ठंडी आह की सूरत थी, एक अजीब सी नाकाबिले फहम मुस्कुराहट भी थी। अच्छा, अफसानों वाले हीरो? सच? सोमी ने कौन से अफसाने पढ़े थे? आपा ने तो पढ़े थे बहुत सारे। अब सोमी को क्या पता हीरो कितनी किस्मों के होते हैं। अफसानों में तल्लत नाम का हीरो नहीं होता, वो इतना करख्त चेहरे और रुखे रवैये वाला भी नहीं होता, बेतासुर आंखें तो बिल्कुल नहीं होती। अफसानों के हीरो का नाम बहुत खूबसूरत होता है, वो मुंह से ना बोले तब भी आंखों से सब कह देता है। मिलनसार होता है, मोहब्बत ख्याल से गुंदा, बेगर्ज। और आपा खला में देखते हुए हीरो की खुसूसियात खोज रही थी। तो फिर आप क्यों कह रही हैं कि वो हीरो हैं? सोनी को ये दोहरे जवाब पसंद नहीं आ रहे थे। बहुत भोले हो तुम दोनों। आपा का लहजा मध्यम हो गया, मगर लहजे में डराने वाली हसरत कम आएगी, मायूसी और ऐसी ही कितनी सारी कैफियतें साफ महसूस हो रही थी। हीरो वाली कोई भी क्वालिटी ना होने के बावजूद वो हीरो इसलिए हैं कि एक गरीब यतीम बेआसरा इस बड़े से शहर, बल्कि इस बड़ी सी दुनिया के किसी कोने में बेनामो निशान लड़की, जो शायद खूबसूरत भी नहीं है, सीधी सादी प्राइवेट बीए, और सबसे बढ़कर जिसकी उम्र हर गुजरते सेकंड में घंटों के हिसाब से बढ़ती है, ऐसी लड़की को पसंद करने वाला अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का ख्वाहिशमंद हीरो ही कहलाएगा ना? इतना बाहिम्मत, इतना दिलवाला। आपा लंबे जवाब के बाद थक गई थी शायद, लहसुन छीलने में जुट गई। और क्या ये भाई लंबा जवाब फकत सुनने से थक गए थे? जो खामोशी इतनी तवील हुई कि जून की गर्मी से बढ़कर महसूस होने लगी। आप अपना मजाक उड़ा रही हैं आपा? सोमी सदमे में घिरा बहुत देर बाद बोल पाया था, लेकिन इससे पहले कि आपा एक झूठा सच्चा जवाब देती, सोनी की शॉक्ड आवाज आई। वो जैसे किसी कुएं की गहराई से बोल रहा था। आप में इतनी बुराइयां हैं आपा? आपा के हाथ रुक गए और नजरें उठ गईं। और ये आपको किसने बताई? हमें तो आज तक नहीं पता चला। हम तो कहते हैं दुनिया के सबसे बेहतरीन आपा सिर्फ हमारी ऐना आपा हैं। आप मुझे सिर्फ उस शख्स का नाम बता दें जिसने आपके बारे में ये बकवास की है। सदमाती लहजा कुछ जारहाना और मुंतकम हो गया। सोनी के नथने फड़कने लगे थे, उसका चेहरा भी सुर्ख हो गया था। वो अपने इश्ताल पर काबू नहीं पा रहा था। ये बातें कभी कोई जुबान से नहीं कहता, समझने की होती हैं। आपा का जवाब कतियत लिए हुए था। आप इतनी बुरी बातें सोचती हैं आपा? सोनी को आपा की सोच की कमतरी पर अफसोस हुआ था। हमें तो आप हमेशा पॉजिटिव रहने का दर्ज देती थी। सोमी को भी सदमा था। हाँ, तो मैं अब भी पॉजिटिव हूँ। इतना सब होने के बावजूद मैं अपनी किस्मत पे रोती नहीं, सब्र शुक्र करती हूँ, और इस बात पर यकीन रखती हूँ कि अल्लाह ने यकीनन मेरे लिए बहुत कुछ अच्छा संभाल कर रखा है, जो वक्त आने पर मुझे मिल जाएगा। मैं मायूस या बदगुमान तो नहीं। आपा अब मुस्कुराई थी, मगर सोमी सोनी के लबों पर जरा फैलाव ना आया। तो तलत भाई, जो कि बिल्कुल भी हीरो नहीं है, आप फिर भी उनसे शादी करने को तैयार हैं? सोमी के लहजे में बड़ापन आ गया, जैसे वही तो असल फैसला साज हो। आपा ने चंद पल सोचकर जवाब के लिए लब खोलने चाहे, मगर तभी सोनी को जैसे कुछ याद आया। उसने हाथ उठाकर चुप रहने का इशारा किया। उसे पहले एक जरूरी सवाल पूछना था।
جو دراصل سب سے زیادہ اہم تھا۔ بھائی یہ مت پوچھ کہ آپا ان طلعت بھائی سے شادی پر تیار ہے، یہ پوچھو یہ دراصل شادی کس قسم کے شخص سے کرنا پسند کریں گی۔ سومی تو سومی، آپا تک کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ہمیشہ ایک قدم پیچھے رہنے والا اس کا چھوٹا سا بھائی جو ہر بات پوچھتا تھا اور وضاحت کے بغیر تسلی نہیں پاتا تھا، اتنی گہری بات کر دے گا وہ بھی اس قدر سنجیدگی سے۔ اور اینا نے سوچا وہ کیا بتائے، کس قسم کا آدمی، وہ عمر، معاشرتی رتبے، شکل و صورت کے جس مقام پر کھڑی تھی، وہاں تو بس شکر ادا کرنا رہ جاتا کہ وہ اب بھی پسند کر لی گئی ہے اور گھر بس جائے گا۔ دادی کی بے چینی کو قرار آ جائے گا۔ دادی جو بہت خوش تھیں، بے حد بے حساب۔ یہ حقیقت تھی کہ نازنین کے بیٹے سے نورین کا رشتہ کر دینا، یہ خواہش کرنا ایک قیاس و قیافہ تھا کہ یوں بھی ہو سکتا ہے، یا اگر ہو جائے تب اینا نے اس بات کو ان کی خوش گمانی کے خانے میں ڈال دیا تھا۔ مگر وہ حیران رہ گئی جب ناظرین نے اپنی آمد کے ساتھ ہی نورین کا ماتھا چومتے ہوئے کچھ اس قسم کے روایتی جملے بولے جو دادی کی امیدوں پر پورا اترتے تھے۔ دادی نے چمکتی جتاتی نگاہ سے اینا کو دیکھا تھا، اینا نے نگاہیں جھکا لی تھیں۔ دادی کا اعتماد اور جوش و خروش حد سے سوا ہو گیا اور اس کے بعد کسی چیز کی گنجائش بچتی ہی نہیں۔ متوقع منگیتر طلعت گھر کے اندر ہی ہوتا تھا، اینا نے کوئی گھونگھٹ نہیں کاڑا تھا، وہ اپنی روٹین کے فرائض انجام دیتی۔ پھر رمضان کے باعث ویسے بھی ہر شے بڑی سلو موشن میں ہو جاتی ہے۔ ہاں وہ طلعت کو آتا جاتا دیکھ کر ایک پل کو خاموش ضرور ہوتی تھی، یا ایک سرسری سی نظر ڈال کر دوبارہ مگن، اور یہ سرسری نظر ہی بتاتی تھی کسی حد تک بیزار مگر مروت میں بندھا شخص جو ہمہ وقت ایک بہت بڑی اسکرین والے جدید موبائل کے ساتھ لگا رہتا۔ دادی بڑی محبت سے اسے لے کر بیٹھتی تھی تو جواب اتنے مختصر ہوتے، عموماً ہوں ہاں، کہ دادی کو بات برائے بات میں شدید پریشانی ہونے لگتی۔ گفتگو تو تب بھی بڑھتی ہے نا جب باہم کی جائے، اب ایک ہی بولے تو بات تو نہیں بنے گی۔ شخصیت بھی تبھی کھلتی ہے جب خیالات کا اظہار کیا جائے، جبکہ دادی نے یہ تک بڑی مشکل سے جانا تھا کہ وہ کھانے میں سب سے زیادہ شوق سے کیا کھاتا ہے۔ کسی کو مائل کرنے کے لیے پہلے قائل کرنا پڑتا ہے، متوجہ کرنا پڑتا ہے۔ آپا کو ایسی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، جبکہ ادھر ضرورت تھی ہی نہیں۔ موصوف نے تو سومی سونی تک کو ہوں ہاں سے آگے بڑھنے نہیں دیا تھا، اور وہ دونوں کون سے لگی لپٹی رکھتے تھے۔ دادی کو جتا دیا۔ اتنے چپ، اکڑو اور اجنبی سرد آنکھوں والے آدمی کو بھائی بنانا مشکل کام ہے، کجا کے دولہا بھائی۔ دونوں کے پاس پوری ایک لسٹ تھی جس کے مطابق انہیں یہ شخص اچھا لگا ہی نہیں تھا، مگر دادی، انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں دونوں کو جھاڑ دیا تھا۔ ارے امریکی ہے وہ امریکی، تمہاری ہماری طرح باتوں کے چسکورے ہوتے یہ امریکی تو آج اتنی ترقی کر لیتے نہیں نا۔ یعنی امریکہ کی ترقی کا راز چپ رہنے بلکہ گمسم رہنے میں ہے۔ اتنا پراؤڈ تو اوباما کو بھی نہیں ہوگا جتنا کہ… تو پھر یہ طے ہوا کہ آپا کو شادی کے بعد دو دو کام کرنے ہوں گے۔ دو دو کام؟ سومی سمجھا نہیں۔ اپنے حصے کا تو بولیں گی، دولہا بھائی کے حصے کا بھی بولنا پڑے گا۔ اس نکتہ دانے پر دونوں بھائیوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور دادی کا ناراض ہنکارا سنا۔ تو جب بات یہاں تک پہنچ جائے تو پھر سوال کی کیا مانی؟ مگر میں ان سے شادی کر لوں گی سومی سونی۔ اینا سوچوں سے ابھری تو فیصلہ سنایا جس نے دونوں کو چونکایا۔ اوہو، وہ تو آپ کریں گی ہی، آپ صرف یہ بتائیں کہ آپ کیسے آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں، تو اب سوچ لیں، یہ کون سا مشکل کام ہے۔ اور دیکھیں، ہمیں بہلانے کی کوشش نہ کریں، ہم سب جانتے ہیں اور ہمیں شریک راز کر کے آپ گھاٹے میں نہیں رہیں گی۔ اور بھائیوں کے لہجے میں کچھ تھا۔ اینا بولنا شروع ہو گئی۔ اس نے کبھی محل گاڑیوں کے خواب نہیں دیکھے تھے، اور رشتے اپنے جیسوں میں طے کرنا چاہیے۔ ایک اجنبی شخص، اجنبی ماحول، سب کچھ اجنبی۔ وہ ریوڑ سے بچھڑی بکری نہ بن جائے گی 7 سمندر پار۔ اور وہ اپنی دادی اور بالخصوص چھوٹے بھائیوں کو چھوڑ کر شادی کے نام پر اتنا دور بسنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ تو آپ اس آدمی کی کوالٹی بتائیں جس سے آپ شادی کر لیں گی خوشی خوشی۔ سونی کا سوال ہنوز جواب کا منتظر تھا۔ ایک عام سا آدمی سونی، اسی شہر محلے گلی کا رہنے والا، دیکھنے چلنے پھرنے بات کرنے میں ہم سا ہی ہو، محنت اور جدوجہد والی زندگی جس میں دونوں برابر کے حصے دار ہوں۔ دو آنکھیں مگر خواب ایک، ذہن دو مگر سوچ ایک، ایک ہی دسترخوان پر ایک ہی روٹی کے اکٹھے ٹوٹنے والے، ایک پلیٹ کا سالن، یہ نہیں کہ الگ سے میز کرسی رکھ کے اجنبی ناموں اور اجنبی ذائقوں والے کھانے کھاتا شخص۔ ایسی اجنبیت میں زندگی کیسے گزر سکتی ہے؟ آپ کو نوڈلز اور اسپیگٹی کھانے پہ اعتراض ہے آپا؟ سومی نے حیران ہو کر پوچھا۔ طلعت صاحب نے دادی کے کھانوں کی ساری فہرست کو مسترد کرتے ہوئے، ایک بڑے سپر سٹور سے سب ڈبہ پیک کھانے
खुद ही ला कर दे दिए थे जो वो खाना पसंद करते थे। बात नूडल्स या स्पैगेटी की नहीं है, बात उस अजनबियत की है जो इस अमल से हम सबको महसूस हुई। वो सबसे अलग बैठकर कुर्सी टेबल पर मज़े से खा रहे थे और हम सब नीचे ज़मीन पर। क्या यूं नहीं लगा था कि सारी भूख ही उड़ गई? रियाया पर जा वाली सूरत हाल बन गई थी। वो अमेरिका में पैदा हुए हैं आपा, सारी ज़िंदगी वहीं गुजारी, वो वहाँ का हिस्सा हैं, तो उनका तर्ज़ ज़िंदगी भी तो वैसा ही होगा। सोमी ने मामला फ़हमी का मुज़ाहरा किया। मुझे इस बात पर एतराज़ नहीं, मगर वो अपना मुंह बंद रख के खामोशी से खा भी तो सकते थे। मेरे नज़दीक तो ये बुराई नहीं, ये तो बल्कि साफ गोई हुई। मुरव्वत में आ जाते तो भूखे ना मरते। सोमी बहुत संजीदगी से हर एतराज़ की वजाहत दे रहा था। ऐसी साफ गोई किस काम की जो दूसरों का दिल तोड़ दे? मैं ऐसे बदमज़ा तेज़ मिर्च वाले हैवी खाने खा ही नहीं सकता मॉम। प्लीज़ मुझे ब्रेड में सलाद रख दें। आपा ने नकल उतारी। आपको इस बात का गुस्सा है कि उन्होंने आपके खानों की बुराई की। सोमी का ये बचकानापन था, उन्होंने खानों को चखा तक नहीं। ऐना ने तेजी से हकीकत बयान की। आप तो सारे खाने अच्छे बनाती हैं आपा, आप उनके फ्लेवर के हिसाब से बना देना। सोनी ने आसान हल पेश किए। पर रहने दो। ऐना इस बहस से उकता गई। मुझे कुछ नहीं करना, और अगर सीधी बात सुनना ही चाहते हो तो वो फिर तो यही है कि मुझे ये आदमी पसंद ही नहीं आया। तो ठीक है, हम दादी से कह देते हैं कि आपको शादी नहीं करनी। सोनी ने पुरसुकून अंदाज में कहा। शुक्र बहस नतीजा खेज साबित हुई थी। हाँ, आपा ने सोनी का हाथ पकड़कर रोका। मुबादा अभी जाकर ऐलान कर दे। पसंद न आने के बावजूद मैं शादी करूंगी। ऐना का लहजा कतई था। मगर क्यों? सोमी के अंदाज में एहतजाज था। हाँ आपा, फिर भी। सोनी ने भाई की तायीद की। तुम्हें पता है मेरा आखिरी रिश्ता 3 साल पहले आया था। आपा की आवाज साफ थी। रिश्ते वाली अम्मा सईदा 2 साल तक उस रनवे का रिश्ता ले आई जिसके 4 बच्चे हैं, और बेहद अच्छा है और खूब कमाता है, नमाज रोजे का पाबंद। फिर भी 2 साल से उस रिश्ता नहीं मिला, और अम्मा सईदा कहती हैं मेरे लिए वो बेहतरीन बर है। और लोग तो ये भी कहते हैं दादी नेमत आरा जानबूझकर पोती को नहीं ब्याहती कि इस बुढ़ापे में उन्हें चूल्हा चौका करना पड़ेगा। और जो शादी की उम्र थी उसमें तो ऐना भाइयों को पाल रही थी। आप अभी बिल्कुल यंग हैं आपा। सोनी की आवाज अचंभे से भरपूर थी। और दिन भर मुझसे यूं ही बिलावजह लड़ती झगड़ती दादी, रात को सजदे में गिरकर इतना रोती हैं कि जायनमाज भीग जाती है। हमारे मुआशरे में बेटी के रिश्ते के लिए खुद से पैगाम नहीं भिजवाते। दादी ने पूरे खानदान में जाकर खुद अपने मुंह से कहा। नाम नहाद रिश्तेदारों को बिला वजह घर बुला बुला कर मेरे हाथों के खूब जायकेदार पकवान खिलाए। मुझसे दुपट्टे कढ़वा कर, क्रोशिया बनवा बनवा कर लड़कों की माओ दादियों को भेजे। मगर क्या हासिल हुआ? जब उन लड़कों की शादियां कहीं और तय कर दी गई तो मुझे बरी के जोड़ों पर क्रोशिया और कमीजों पर कढ़ाई करवाने के लिए भेज दी गई कि आपकी पोती के हाथ में बहुत सफाई है। ऐना को पता नहीं चला कब गालों पर आंसू बहने लगे। दुनिया स्टेटस देखती है, या तो लड़की के अब्बा मिलियनर हो या भाई बड़े ओहदों पर, या फिर लड़की खुद ब्लैंक चेक जैसी हो। खाली सलीके को कौन पूछता है? अच्छे खाने बनाने के लिए कुक रख सकते हैं, कढ़ाइयाँ सिलाइयाँ करने को दर्जी है ना। ऐसे में यतीम वसीर लड़की अपने साथ क्या लाएगी? इसलिए मेरे भाई, मैं ये शादी जरूर करूंगी। ये तलत जैसे भी हैं मैं गुजारा कर लूंगी। वहां जाकर कमाना पड़ा तो कमा लूंगी, खूब मेहनत करूंगी। बल्कि मैंने तो ये भी सोच लिया है, जब वहां सेट हो जाऊंगी तो तुम दोनों को भी बुला लूंगी, फिर खूब पढ़ना और पैसे कमाना, अमीर हो जाना। आपा ने बहुत संजीदा दुखी बातों को मजाक का रंग दिया, और सोनी को अमीर हो जाने की खुशखबरी सुनाकर मुस्कुरा देने की ख्वाहिश में गुदगुदाया। मगर बस मैं दादी से कह देता हूँ इन मेहमानों को मना कर दें, हमें नहीं करनी ये शादी। शादी तुम्हें नहीं मुझे करनी है, और मैं राजी हूँ, समझे? ऐना ने लहजे को बशाश कर लिया। चंद लम्हे पहले की किसी बात का शायबा तक न था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ किया भी नहीं। अब तुम यहाँ से उठो, रोजे में मुझे इतना बुलवाया तुमने, अफ्तारी का एहतमाम करना है। फायदा, उन तलत भाई ने कौन सा रोजा रखा है? आंटी के पास भी बीमारियों की पूरी लिस्ट है। सोमी ने मुंह बनाया। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों का तो रोजा है ना। आपा ने सोमी की नाक दबाई। बोलो क्या खाओगे? अब सोनी से पूछा। सोनी ने इस टॉपिक पर यकीनन पहली बार इतनी तफसीली गुफ्तगू की थी, बाकायदा बहसो मुबाहिसा और नतीजा भी। मगर दीवार के उस पार उजैन को इस सारी बातचीत में कोई नयापन महसूस नहीं हुआ था, या फिर ये कि उसकी सुई एक पॉइंट पर आकर रुक गई थी। सोनी और सोमी और आपा, चंद एक जुमलों के फर्क से उजैन और उजैन की अपनी आपा। उजैन को लगा जैसे किसी ने सालों पहले की एक फिल्म रिवाइंड करके चला दी हो। हाँ, ये खुशाइंद शायद बात थी कि नई कहानी के अंजाम का सफ़ा भी खाली था।
उस वक्त रद्दोबदल की गुंजाइश थी, जबकि पुरानी कहानी इख्तिताम पजीर हो चुकी थी। आखिरी रील चल रही थी, वो कहानी जो उज़ैन के घर से शुरू हुई थी। जब उज़ैन एक छोटा बच्चा था, एक हसास, बहस करने वाला, 3 बहनों के बाद पैदा होने वाला बेटा। हाँ, बाद में उज़ैन की 2 बहनें और 2 भाई और भी पैदा हुए, मगर उज़ैन उज़ैन ही था। उज़ैन के वालिद एक गारमेंट्स कंपनी में डेली वेजेस पर काम करने वाले आदमी, जिनकी जिंदगी ओवर टाइम के घंटों को गिनते हुए यूं गुजर रही थी जैसे किसी नलके से बेआवाज रिश्ता पानी। बज़ाहिर टूटी कसी हुई लगती है, मगर दरअसल सब खत्म हो रहा होता है। उज़ैन की अम्मी सिलाई करके आमदनी बढ़ाने, कुछ सहूलत हासिल करने और शोहर का बोझ कम करने की ख्वाहिशमंद एक मुखलिस जफाकश साबिर औरत। उज़ैन की नानी, जो बेवा हो जाने के बाद बहू के नारवा रवैये से आजिज आकर एक रोज बस यूं ही न जाने कहाँ जाने के लिए घर से निकल खड़ी हुई, ये सोचकर कि अब दोबारा बेटे के घर कदम नहीं रखेंगी। तब उज़ैन के अब्बू ने याद दिलाया, आपने बेटे के घर ना जाने की कसम खाई है, बेटी के घर आकर रहिए। नानी को करंट लगा। ओए, इस उम्र में अपनी थू-थू करवा लूं, बेटी का घर, कोई बेटी के घर भी आकर रहता है, दुनिया जीने ना देगी। तौबा करो तौबा, आप बेटी के घर आकर रहेंगी तो दुनिया यकीनन बातें करेगी। आप भतीजे के घर आकर रहें, किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं कि मुंह से भाप भी निकाले। अगर आज आपके भाई मेरे अब्बा जिंदा होते तो उनके पास जाती। आय हाय, नानी ने होका भरा। वो तो मुझे हाथ पकड़ कर ले आता, बल्कि मुंह बांध और हाथ बांध के। नानी को भाई की मोहब्बत और मान याद आ गया। अच्छा, और ये जो घर है, जो अब मेरा और मेरे बच्चों का है, ये किसने बनाया था? किसने बनाना था? आबाई घर है मेरा, अल्लाह इसकी रौनक बरकरार रखे। नानी जोशीली सी हो गई। अब आप कुछ नहीं बोलेगी फुप्पो? नानी कारगुजार थी, वह चंद दिनों में यूं घर का हिस्सा बन गई जैसे हमेशा यहीं तो रहती थी। और फिर वो दिन आया जब वो घर का जुज लानिफ्क बन गई कि सिलाई मशीन पर झुकी, खांसती, आंख साफ करती अम्मी ऐसे ही खांसते खांसते दम दे गई। बहुत बड़ा सदमा, मगर झेल लिया गया। बहुत बड़ा खला, मगर नानी ने यूं पुर कर दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बच्चों की तरबियत, बावर्ची खाना, रोटी हांडी, वो किसी जफाकश तनोमंद माँ की तरह करती थी। फिर बेटी की छोड़ी सिलाई मशीन संभालने की कोशिश की, मगर ये मुश्किल काम था। बुढ़ापा आड़े आ गया। हिम्मत जवान थी, मगर कमर और नजर ने साथ देने से साफ इनकार कर दिया। पहली बार एहसास हुआ कितने बहुत सारे खामोश खर्चे थे जो इस सिलाई मशीन ने उठा रखे थे और अब मुंह फाड़कर बोलने लगे थे। और इससे पहले कि चिल्ला उठते, मशीन पर उज़ैन की आपा जैनी बैठ गई। वही तख्त, वही मशीन के चलने की आवाज। बाहर कुछ नहीं बदला था, मगर उज़ैन को आपा का वहां बैठना खिलता था। वो उसे अपने साथ लिपटाकर सुलाती थी, पढ़ाती थी और खिलाती थी। अब इतनी मसरूफ, तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाओगे तो मशीन छोड़ दूंगी। और उज़ैन को पढ़ने का और कुछ बनने का शौक था। उसे ये शर्त मुश्किल न लगी। आपा की मशीन चलती रही और वो इम्तहानात में पोजीशन लाता रहा। उसे क्या पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, क्या किताब लेनी है, कोई कोचिंग, बस आपा को सरसरी सा बता देता और वो चीज हो जाती थी। आपा से छोटी वाली दोनों बाजियों की शादियां भी हो गई। आपा मशीन चलाती रही। उज़ैन का हर कदम कामयाबी की जानिब गामजन था। छोटे बहन भाई प्राइवेट स्कूलों में ज़ेर तालीम थे और एक ऐसा वक्त जब वो कामयाबियां समेट रहा था। अब्बा के झुके कंधे और नानी के सजदों की तवालत और होके और वजीफे। वो हाई ब्लड प्रेशर की मरीज बन गई और अब्बा हार्ट पेशेंट। बस आप मरीज को टेंशन से दूर रखें। टेंशन इस तरह के मरीज के लिए ठीक नहीं। बस मरीज को खुश रखें, मरीज टेंशन ना ले। दोनों जानब के डॉक्टर्स की सबसे अहम हिदायत यही होती। आखिर किस चीज की फिक्र परेशानी है? आपको आए दिन जुबान के नीचे गोली रखनी पड़ती है। और नानी, आपका बीपी हर बार डेंजर जोन में होता है। अब किस चीज की फिक्र नानी? मेरी तालीम मुकम्मल होने वाली है, फिर जॉब, मुश्किल वक्त तो कट गया ना। उज़ैन का लहजा तसल्ली और यकीन से भरपूर था, मगर नानी संभलने की बजाय बुरी तरह से बिखर गई। कौन कहता है मुश्किल वक्त कट गया? वक्त तो ठहर गया उज़ैन। वो फट पड़ी थी गोया। और फिर जब बोलना शुरू हुई तो उज़ैन सिर्फ हैरान था। ये इतनी सामने की बात कैसे ओझल हो गई? नानी अपनी कहकर उस रात हल्का फुल्का होकर सो गई, शायद बोझ उतार कर। और नंगी चारपाई पर बाजू के तकिए पर सर रखे उज़ैन आसमान को देखता था। कभी कभार अब्बा के खांसने की आवाज आ जाती। दो छोटी बहनें एक ही चारपाई पर गहरी नींद में गर्क हल्के हल्के खराटे ले रही थी, बेफिक्र पुरसकून नींद। दोनों छोटे भाई छत पर सोए थे। अगर नींद भी किस्मत में लिखी होती है और आराम भी, तो वो तो उज़ैन को आज पता चला।
आपा की किस्मत में नींद कितनी कम लिखी गई थी। और आराम, उसने तो कभी नहीं देखा था आपा को आराम करते हुए। वो काम काम और बस काम की अमली तफसीर थी। और सोते भी। हाँ, वो सबके सोने के बाद न जाने कब सोती थी। सबके उठने से पहले यकीनन उठी होती थी। और क्या पता उजैन ने करवट बदली सोती भी थी या नहीं। तख्त पर आपा की सिलाई मशीन जरा सिर की पड़ी थी। मशीन में कपड़ा अब भी लगा था। अध खुली कैंची और दीवार की तरफ रुख मोड़े कोहनी पर बाजू टिकाए सोती आपा। वो आम शक्लो सूरत की है। उसकी उम्र ज्यादा हो गई है। उससे छोटी बहनों को ब्याह दिया गया। और सबसे बड़ा ऐब अब ये भी है कि इन सब बातों के बावजूद अगर उसे कोई ब्याहता भी है तो गरीब बाप क्या दे सकेगा जहेज के नाम पर। इसलिए उज़ैन ज़हीन था पढ़ाकू। लेकिन इस मामले में उसने कभी सोचा ही नहीं था। हाँ, आपा की शादी तो सबसे पहले होनी चाहिए थी। उसे अब ख्याल आया। जहेज जमा हो जाएगा नानी। और ये आम शक्लो सूरत क्या होती है। इतनी प्यारी हैं आपा। जाहिर है ये जुमले एक भाई की बहन के लिए मोहब्बत थे। नानी नफी में सर हिलाती रही। कौन करेगा जहेज जमा। न जाने कितनी कमेटियां भरती है। और सबके सब ले चुकी है। और जो नहीं लेगी उसका हिसाब पहले जोड़ चुकी है। तुम्हारी फलां फीस, छोटों का कॉलेज में दाखला, बहनों के लिए फलां ढमका। और अब्बा की तनख्वाह, उजैन ने पूछा। इस तनख्वाह से तो बस सब लोग 3 टाइम रोटी खा पाते हैं। सीधी और साफ बात तो यही है कि तुम सब बहन भाइयों की पढ़ाइयाँ जैनी की सिलाई का एक एक टांका है। तो आप इंतजार करें नानी, मेरी पढ़ाई मुकम्मल होने वाली है। नानी उछल पड़ी। अरे कितने आराम से कह दिया इंतजार कर लूं। नानी ने उसकी कमकली पर मातम किया। शादी ब्याह की एक उम्र होती है बच्चे। अब ये रिश्ता जो आया है इसे भी गनीमत जानो। बीवी से बनी नहीं तो उसे फारिग कर दिया। अब घर में एक बाप बेटा ही बचे। जैनी मोहब्बत वाली है, संभाल लेगी। आपा किसी और का बच्चा क्यों पालेंगी। किसी का क्यों, अपने शौहर का होगा। नानी सब सोच चुकी थी। मगर नानी, उजैन को पहली बार बात समझ में आने लगी। वो अपनी पढ़ाई की दुनिया में मगन, अपने मकसद के पीछे दौड़ने वाले। उजैन को अंदाजा ही ना हुआ कि आपा उन सब के लिए क्या कर रही हैं। या फिर वो इतनी गहराई में कभी गया ही नहीं। उजैन, तू बात करना बच्चे जैनी से। उसे समझा और कायल कर ले। तेरी तो वो बहुत सुनती है ना। नानी को एक और हल सूझा। और उजैन ने हामी भर ली। हाँ, आपा उसे इनकार नहीं कर सकती हैं। मगर मुझे शादी करना ही नहीं है भैया। आपा जमीन पर घुटनों के बल झुकी किसी गुलाबी कपड़े पर चाक से लगे निशानों पर कैंची चलाते हुए मगन थी। और उसे यूं पुचकारते अंदाज में मुखातिब कर रही थी जैसे किसी बच्चे को बहला रही हो। शादी नहीं करनी, मगर क्यों। उजैन ने हैरत से पूछा। बस, आपा अब कपड़े पर काटने के नए निशान लगा रही थी। बस का क्या मतलब है। शादी की एक उम्र होती है उजैन। आपा की आवाज बहुत मध्यम थी। और मेरी वो उम्र गुजरे भी एक उम्र गुजरी। जी। उजैन हैरान रह गया। उम्र गुजर गई, कब। वो मेरा जहेज था जो मैंने मंजली को दे दिया था। आपा बहुत आहिस्तगी से बोल रही थी। आवाज में मलाल नहीं था, मगर बस जैसे उन्हें याद करने में कुछ मुश्किल हो रही थी। और ये 12 साल पहले की बात है। और वो तमाम चीजें भी नानी ने मेरे नाम से जमा की थी जो बेला को दे दी गई। आपा ने खुद से नंबर 3 वाली का जिक्र किया। और ये 10 साल पुरानी बात है। और अब दोनों के बच्चे मेरे कंधों से ऊपर हैं। तो आपने ये बात उस वक़्त क्यों ना कही, जब ये साल गुजर रहे थे, बढ़ते जाते थे। उज़ैन बहुत देर बाद सदमे से उभरा तो चिल्ला उठा। इतना वक्त मिला ही नहीं। आपा अब किसी कपड़े को हाथ से इशाने की लंबाई तक से नाप रही थी। तुम लोगों की पढ़ाई, तुम लोगों का मुस्तकबिल, इस सब ने कोई सोचने दिया ही नहीं। तो ये पहाड़ से जिंदगी अब आप किसके सहारे गुजारेंगी। उज़ैन के मुंह से अचानक निकल जाने वाला ये जुमला नानी का था। मगर कपड़ा नापती आपा का हाथ जहां का तहां रुक गया। चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखें नम हो गई। बड़ा चुभता सवाल था। और उसका जवाब, मेरी जिंदगी अब पहाड़ जितनी बची ही कब है भैया। तुम नहीं रखोगे मुझे अपने साथ। आपा के जुमले दिल चीर देने, कलेजा शक कर देने वाले, या फिर कुंद छुरी से जिबा करने जैसे थे। मगर उनका मुस्कुराता चेहरा और उम्मीद भरी आंखें। और यही वो पल था जब उज़ैन को एहसास हुआ आपा क्या थी और उनके लिए क्या करती रही थी। पूरी जिंदगी, पूरी जवानी, ना कोई गिला ना मलाल, बस एक सवाल। और ऐसा सवाल। आपा, वो बिजली की फुर्ती से उठा था और आपा को खुद से लिपटा लिया था। खुद में भींच लिया। उनके माथे के बोसे लिए और हाथों को होंठों से लगा लिया। मेरा सहारा आपा, ले ये मेरे हाथ रखे हैं। उसने अपनी हथेलियां जमीन पर सीधी रखी। आप इन पर अपने पैर रखें आपा। और मेरा सहारा आपा,
آپ نے سر پر ہاتھ نہ رکھا ہوتا سب کچھ ہوتا، مگر وہ نہ ہوتا جو آج ہوں۔ اور آپ سہارا مانگتی ہیں۔ میں تو دنیا کو آج بھی آپ کی آنکھ سے دیکھتا ہوں۔ آپ نے ہمیشہ دکھایا میری زندگی میں سب اچھا ہے، اور میں نے کبھی نہیں سوچا کہ کیسے اچھا ہے۔ وہ جذباتی ہے جانی کیفیت کے زیر اثر تھا، لیکن اب بس بہت ہو گیا، مزید نہیں۔ کیا کرو گے تم بے وقوف؟ آپا نے گال پر ہلکا سا تھپڑ لگایا۔ تمہارے پڑھنے کے دن ہے بھیا۔ پڑھنے سے منع نہیں کر رہا آپا، وہ پرعزم انداز سے بولا، مگر اب بے خبری اور لاپرواہی سے نہیں جیوں گا۔ وہ کھڑا ہو گیا تھا، اور یہ واقعی اپنے پیروں پر کھڑا ہو جانے کا وقت تھا۔ اے اینا، میں کیا کہہ رہی تھی کہ دادی کے جملے کے پیش لفظ سے اندازہ ہو رہا تھا وہ کوئی بہت ہی خاص بات کہنے والی ہے، ورنہ دادی اور تمہید ہچکچاہٹ۔ کہیے دادی، میں سن رہی ہوں۔ اینا کی آواز سے مصروفیت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ سومی سونی کے کرتوں پر کڑھائی کے لیے چھاپا لگا رہی تھی۔ کب تک بن جائیں گے یہ کرتے؟ دادی نے چھاپا لگے کرتے کو اٹھا کر ستائش سے دیکھا۔ جلدی ہی بن جائیں گے دادی۔ وہ میں کہہ رہی تھی کہ ایک کرتا طلت کے لیے بھی کاٹ دیتی، نئی نئی رشتہ داری بن رہی ہے۔ وہ ہمارے پرانے رشتہ دار ہیں دادی۔ اینا نے نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ ارے ہاں، پر اب تو رشتہ بدل رہا ہے نا، اور پھر وہ مہمان بھی تو ہے۔ مہمان کو تو تحفہ دینا یوں بھی اچھی بات ہوتی ہے، اور پھر اسے یہ بھی تو پتا چلے میری اینا کتنی سلیقہ شعار ہے۔ دادی شروع ہو گئی تھی۔ میں امریکہ جا کر کڑھائی فریم لے کر بیٹھوں گی، اینا نے ٹوکا۔ او ہو، بیچ میں ٹوکا مت کرو، پوری بات سنو، دادی نے روب سے کہا۔ اچھا، ابھی بات پوری نہیں ہوئی؟ ہاں ہاں، میں چاہ رہی تھی تم بھی پارلر والر جا کر جو لڑکیاں منہ پر کرواتی ہیں کروا لو۔ وہ فیشل ویشل روب کھل اٹھے گا۔ ویسے تو ماشاءاللہ صورت بڑی پیاری ہے دادی، آپ کے بقول نازنین آنٹی، اور ان کے بیٹے تو مجھے پسند کر ہی چکے ہیں، تو پھر اے ہاں ہاں بالکل، مگر میں کہہ رہی تھی عید بھی ہے، پھر میں عید پر ہی رسم کرنا چاہ رہی ہوں۔ ایک تو قیامت کی گرمی، اللہ اپنے بندوں پر رحم کرے، اس موئے سورج نے تو جھلسا دینے کی قسم کھا لی، اوپر سے لوڈ شیڈنگ، رنگ بھی دب گیا اور گرمی دانوں کی سرخی بھی ماتھے ٹھوڑی پر آ گئی ہے، پھر صبح و شام چولہے کے آگے بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے، تو میں اسی لیے کہہ رہی تھی، دادی نے وضاحت پیش کی۔ اپنا کام روک کر تسلی سے دادی کو سنتی اینا نے ٹھنڈی سانس بھری۔ میں گھر ہی میں بیسن، دہی اور ملتانی مٹی لگا لوں گی دادی، آپا نے ٹھہرے لہجے میں کہا۔ خواہ مخواہ میں اتنے پیسے لے لے گی وہ پارلر والی، ابھی سومی سونی کے عید کے جوتے بھی لینے باقی ہیں۔ مگر اینا، دادی نے کچھ کہنا چاہا۔ دونوں کو تو پینٹ شرٹ لینے کا شوق ہے، وہی اتنی مہنگی آئی کہ سارا بجٹ خراب ہو گیا۔ یہ بنے بنائے کڑھے کرتے اتنے مہنگے مل رہے ہیں کہ ہاتھ لگاتے ڈر لگے، سو میں نے سوچا کہ خود ہی کچھ کر لوں۔ آپا نے تفصیلی جواب دیا تھا۔ تم کون سا جوڑا پہنو گی اینا عید پر؟ دادی کو اچانک خیال آیا۔ اینا چونکی۔ ابھی کل ہی تو بازار میں ایک آتشی گلابی جوڑا پسند کر کے آئی تھی، پر 2500 قیمت تھی۔ اس نے تو 1500 بڑی مشکل سے کیے تھے، اور دل کو راضی کیا تھا کہ اس بار وہ لے ہی لے گی ایک 1500 والا جوڑا، مگر اب خود پر خرچ کرنے سے ہمیشہ جان جاتی تھی، ہزار بار سوچتی تھی کہ ان پیسوں سے اور کیا کیا جا سکتا ہے، اور ہمیشہ دوسری چیزیں جیت جاتی تھی۔ اس بار بھی یہی ہوا۔ خود پر خرچ کرنے والی ہچکچاہٹ سے جان چھوٹی۔ سیدھا سیدھا کل بازار جاتی اور طلت کے کرتے کے لیے کپڑا خرید لاتی، جان چھوٹی۔ اور آپ کے عید کے کپڑے آپا؟ سومی نے پوچھا تھا۔ دونوں آج عید کے لیے جوتے خرید کر لے آئے تھے، پینٹ شرٹ پہلے ہی آ چکی تھی، دونوں خوشی سے نہال تھے۔ سونی نے تو ڈان سٹائل کے سن گلاسز بھی خریدے تھے۔ سومی کو رسٹ واچ کا شوق تھا، اپنی شاپنگ کو دیکھ دیکھ کر دل ہی نہ بھرتا تھا۔ تبھی آپا نے کڑھائی والے سفید کرتا شلوار بھی سامنے رکھ دیے۔ اللہ اپا، دو دو سوٹ! سونی کو یقین نہ آیا۔ اب ان چیزوں کو سمیٹ لو، دیکھ دیکھ کر ہی میلے کر دو گے۔ آپا کو اب افطاری بنانا تھی۔ دادی نازنین آنٹی کے ساتھ کسی رشتہ دار کے گھر گئی ہوئی تھی، اور وہ موصوف طلت صاحب تو صبح کے غائب ہوئے، کہیں رات کو لوٹتے اور زیادہ تر کھائے پیے ہوتے، سو سارے مزے نازنین آنٹی کے ہوتے جو جی بھر کے کھاتی، ٹھہر ٹھہر کر کھاتی۔ ناظرین آنٹی کے علاوہ اگر کسی کے مزے تھے تو وہ سومی سونی کے تھے، جو ہر روز ایک نیا ذائقہ چکھتے اور آپا کی تعریفیں کرتے۔ آپ آج کیا بنا رہی ہیں آپا؟ سونی فریج سے نکلے سامان کو کچن کے نزدیک ٹیبل پر رکھ رہا تھا، جبکہ سومی بڑی احتیاط سے کپڑے سنبھال رہا تھا۔ مونگ کی دال کے سموسے، چکن ویجیٹیبل رول اور شاہی ٹکڑے اسپیشل ہیں، باقی وہی روٹین کی چیزیں ہوں گی۔ آپ مسالہ بنا دیں، میں سموسے اور رول بھر دوں گا۔ سونی یہ کام شوق سے کر لیتا تھا۔ اور تم شاہی ٹکڑے اچھے سے سجا دو گے، آپا نے سومی کو دیکھا، مگر سومی کا دھیان کہیں اور تھا۔ اس نے عجیب سی نگاہوں سے آپا کو دیکھا،
फिर शॉपिंग के ढेर को। और आपके ईद के कपड़े आपा? सोमी ने पूछा और सब्जी का शॉपर अंदर ले जाती ऐना रुक गई। मैं ले लूंगी, अभी तो काफी दिन हैं। लापरवाही से कहा। आखिरी अशरे में तो आप घर से निकलती ही नहीं। थोड़ी देर को निकल जाऊंगी, एक सूट ही तो लेना है। आपा ने सरसरी लहजा इख्तियार किया। आपा? सोनी के अंदाज में तंबीह थी। साफ साफ बात करें, आपने वो पैसे खर्च कर दिए हैं? वो दादी ने कहा कि एक कुर्ता शलवार और भी काट दूं तो। और तलत भाई के लिए, सोमी ही बोला। आपा ने जवाब के बजाय सर झुका लिया। आपा, आखिर आप सबसे आखिर में खुद को क्यों रखती हैं? सोनी ने गोया सर पीटा। मैं बना लूंगी, आपा ने तसल्ली करानी चाहिए। आप हमेशा यही करती हैं आपा, हम जानते हैं। सोमी को गड़े मुर्दे उखाड़ने में भी महारत हासिल थी। और बात हो आपा की कोताहियों की, तो उसकी याददाश्त में सब तरतीबवार तारीख और सन के साथ दर्ज था। अच्छी बोटियां हमें दे देती हैं, खुद मसाले से लगा लगा कर खाती हैं। हमें दूध पीने के लिए देती हैं और खुद। सोमी प्लीज, आपा ने टोका। भाई ठीक कह रहा है, आप हमेशा ऐसा ही करती हैं। हम आपको बचपन से जानते हैं आपा, वो भी अच्छी तरह से। सोनी कुछ सुनने को तैयार नहीं था। जब तक लाइल्मी थी ठीक था, मगर अगली सुबह ही से उजैन के दिमाग में एक नया आगाज था। अब्बा जिस कंपनी में सारी जिंदगी डेली वेजेस थे, वो पक्के तो नहीं हो सके थे, मगर कुछ अफसरान की नज़रों में अच्छी जगह जरूर रखते थे। उजैन ने इसी चीज का फायदा उठाया। उसने रात की शिफ्ट में मुलाजमत शुरू कर दी। रात में चंद घंटे सोने का मौका मिल जाता था। सुबह कॉलेज, फिर उसने शाम को 2 घंटे के लिए 2 लड़के ट्यूशन के लिए पकड़ लिए। और घर के बाहर कोचिंग सेंटर का बोर्ड लगाकर एक पूरा कमरा क्लासरूम में बदल दिया। खुशकिस्मती से छोटे चारों बहन भाई लायक फाइक और ज़हीन थे। उन्हें ये नई मसरूफियत बहुत पसंद आई। उज़ैन ने कुछ ख्वाब उनकी मुट्ठी में थमाए, कुछ उम्मीद के जुगनू, थोड़ा सा एहसास जिम्मेदारी, अपना बोझ अपने कंधों पे। उज़ैन ने बताया, आपा ने अपना आप त्याग कर उन्हें एक शाहाना जिंदगी दी थी, और तब तक तो ठीक था जब तक वो अपना बोझ नहीं उठा सकते थे। अब जबकि वो उठा सकते थे और हकीकत से बाखबर हो चुके थे, तो फिर भी क्यों? सब लापरवाही में जी रहे थे, मगर अब और नहीं। इधर दाएं जानब अपनी चारपाई पर पैर लटकाए, कमीज उतारे, शानों पर गीला तौलिया रखे, खुद को गर्मी से बचाने की कोशिश करता। उजैन सोच रहा था वो अपनी आपा से मोहब्बत में शायद सोमी सोनी से ज्यादा ही हो, अगर जो किसी पैमाने में मोहब्बत को नापा जाए। लेकिन अगर कोई ये पूछता कि वो अपनी आपा की आदत, पसंद नापसंद, खुशी गमी के बारे में कुछ बताए, तो उसके पास इस चीज का जवाब नहीं था। उसे कभी पता ही ना चला। और उसने खुद को बहुत बाकमाल माना था जब उसने सही वक्त पर फैसला करके आपा को बिला वजह की जिम्मेदारियों से दूर कर दिया, उनकी जिंदगी में आसानी पैदा कर दी। यहाँ तक कि जब उसे मुलाजमत मिली, तो भले से वो फिल्मी अंदाज था, मगर उसने घर में दाखिल होकर सबसे पहले आपा को देखा था। वो मशीन चला रही थी, गिरदोपेश से अनजान। उजैन ने मशीन के घूमते पहिए पर हाथ रख दिए। बस आपा, अब मशीन और नहीं। और आपा उसकी सूरत देखती रह गई। बाद में ये बात बहुत संजीदा मानों में दोनों बहन भाइयों के बीच हुई। मशीन नहीं चलाऊंगी तो अब और क्या करूंगी भैया? इसके बगैर तो जिंदगी अधूरी लगेगी। कोई नहीं लगेगी। आप और दिलचस्पियां ढूंढें, किताबें पढ़ें, टीवी देखें, दोस्त बनाएं, मोहल्ले पड़ोस में आया जाया करें। आपा इतने ख्याल पर मुस्कुरा दी, ये ना कह सकी दोस्त बनाने का मौका ही ना मिला। आने जाने वाली बहुत, मगर सब सिलाई वालियां। किताब पढ़ने से नजर धुंधलाती है, टीवी पर शक्ल डबल नजर आती। सिलाई तो अब तजर्बे और महारत की बुनियाद पर करती थी। आंख बंद करके भी सिलाई लगाती तो यूं लगता है स्केल से खींची है। मजीद क्या दिलचस्पी? हाँ, मजीद दिलचस्पी को खोजने ढूंढने में वक्त गुजारा जा सकता है, मगर क्या जिंदगी बस इतनी सी, यूं बेमसरफ, इतनी जल्दी? कितना मुश्किल लगता था ये सफर। अम्मी के बाद उनकी मशीन संभालते हुए कभी ख्याल न था जिंदगी की दुसराहट मशीन होगी। फिर अब्बा जो घर में सिर्फ राशन डलवा पाते थे और जेब खाली। और नानी कहती थी खुदा के खास बंदे होते हैं जिन्हें वो हुनर से नवाजता है, अपने हाथ की मेहनत। फिर खुदा की नवाजी हुई तोहफा की हुई चीजों को अपनाया ना जाए, गोया इतना बड़ा कुफरान नेमत। और वो तो शुक्रगुजार फर्माबरदार बंदी थी। भाई ने अब ये कह दिया था। दूसरी दिलचस्पियां ढूंढे तो उन्होंने ढूंढनी शुरू कर दी। नए बने घर को सजाने संवारने लगी। आधी जिंदगी गुजारने के बाद पता चला उन्हें फूल पौधे किस कदर भाते हैं, और मिट्टी की सूंधी खुशबू, ताजा निकलते पत्ते, मुंह बंद कलियां, किसी से कहे सुने बगैर। न जाने कितने ढेर गमले खरीद लिए। घर घर कम, नर्सरी ज्यादा लगने लगा। आपा खुश रहने लगी। घर महकता था, चोटी पर मोतिया की कलियां लपेट लेती और यूं ही मुस्कुराए जाती।
अपना मुअत्तर वजूद हल्की फुल्की हो जाती और उज़ैन आपा को देखकर खुश होता। उसने आपा को उनकी मनपसंद जिंदगी दे दी आखिर। और कितनी बड़ी बेवकूफ़ी थी ना ये सोच। उसने आखिर क्यों फर्ज कर लिया था कि उसने सब फराइज अदा कर दिए हैं, और आपा का फर्ज तो बखूबी छोटी बहनों की शादियां कर देगा। एक की तो मंगनी भी कर दी थी। भाई एक बाहर चला गया था, दूसरा डॉक्टरी पढ़ रहा था। एक बहन कंप्यूटर इंजीनियर बन गई थी, अपने पैरों पर खड़ी थी। और वो खुद तालीम जारी रखने के साथ साथ वो नौकरी भी करने लगा था, पढ़ा लिखा था। उसे अब्बा ही की कंपनी में अच्छी पोस्ट ऑफर हुई, मगर ये उसके ख्वाबों की ताबीर नहीं थी। ये मंजिल पर जाते हुए यूं ही रास्ते में ठहर जाने को एक सराय थी जैसे। वो कोर्सेज करता रहा, इम्तहान देता रहा, और बिलाखिर एक दवाओं की कंपनी में एक अच्छे ओहदे पर जा पहुंचा। मगर सफर रुका नहीं। अब भी एक कोर्स के सिलसिले में कंपनी से छुट्टी लेकर 6 माह के लिए कराची आ गया था, और एक दोस्त की विसातत से किराए के किसी घर की तलाश ने उसे यहाँ पहुंचा दिया था, जहाँ पहुंचकर उसने सोचा उसे बहुत पहले यहाँ आ जाना चाहिए था। तब शायद वो आपा को और आपा की जिंदगी को ज्यादा बेहतर तौर पर समझ पाता, और तब शायद कोई हल भी निकला था। जबकि अब तो एक नए इम्तिहान में घिर गया था, मगर उजैन अब गलती की गुंजाइश नहीं रही। वो खुद को मुखातिब कर रहा था, कुछ भी हो, ऐसा कोई फैसला नहीं करना जो आपा की जिंदगी पर बुरा असर डाले। पहले आपा, बाद में वो, और बाद में ही माया। हाँ, अब असल मसला तो माया का था ना। माया जो के तुम अकेले भाई तो नहीं हो उजैन, 2 भाई और भी हैं, वो रख लेंगे तुम्हारी आपा को अपने साथ। हाँ, 2 भाई और हैं, मगर मैं उनको भी अपने साथ रखना चाहता हूँ। एक भरा पूरा घर माया, जॉइंट फैमिली सिस्टम होगा, और आपा घर की सरबराह। उजैन ने ख्वाबों की गठरी से पहला ख्वाब निकाला, और माया को 100 वाट का झटका लगा। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम? आई हेट ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। सारी जिंदगी मैंने यही जिंदगी गुजारी। एक सेपरेट लाइफस्टाइल मेरा ख्वाब है उजैन, एंड आई एम सॉरी, नो कॉम्प्रोमाइज। ये तो तुम लिख लो कहीं। ओह चलो, इस पर बात की जा सकती है, मगर आपा बहरहाल मेरे साथ ही रहेंगी। उजैन के लहजे का कतईपन नुमाया था। मगर क्यों? माया चिल्ला उठी। वो मेरी माँ की जगह है माया, बल्कि माँ से ऊपर अगर कोई दर्जा हो। वो गुड़िया खेलने की उम्र में हमारे मुंह में निवाले देती थी, हमें खिलाती थी, हमें पालने लगी थी। मैं उनके बगैर कुछ भी नहीं हूँ। उनसे दूर रहने का तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उजैन का लहजा मोहब्बत से गुंदा था। माएँ मर जाएं तो बड़ी बहनें ऐसे ही छोटे बहन भाइयों की केयर करती हैं। माया ने अपनी खूबसूरत सी नाक चढ़ाकर बेनियाजी से कहा। इस नामाकूल को ये खबर थी। उसकी नन्ही सी नाक का यूं चढ़ना उजैन को प्यारा लगता है। हाँ, ठीक कहती हो, मगर क्या अब जबकि उन्हें केयर की जरूरत है मैं उन्हें तनहा छोड़ दूं? ओहो, मैं इतनी देर से तुमको यही तो समझा रही हूँ। तुम्हारे और बहन भाई भी तो है ना? या आपा ने सिर्फ तुम्हें ही पाला? बल्कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते, उनकी शादी कर दो। माया ने चुटकी बजाई। शादी? अब? वो भौचक्का रह गया। हाँ, अब से क्या मतलब है? अब वो इतनी भी बुढ़िया नहीं होंगी। वो मानेंगी भला? फजूल मत बोलो। भाई, मैंने तो एक हल पेश किया है। मानना चाहो तो मानो, वरना रहने दो। पर ये तय है मेरी हैप्पी फैमिली के अंदर मैं, मेरा शोहर और मेरे बच्चे होंगे बस। माया ने हाथ उठा दिए, और उजैन माया के खुद गर्जाना बल्कि सफाकाना ख्यालात से वाकिफ तो था। मगर उसने सोचा, मोहब्बत करने वाले बड़े दिल वाले होते हैं। एक बार जामे मोहब्बत से घूंट भर लें, फिर उम्र भर जुबान से शीरीनी जाती नहीं। प्यार करने वाले तो सहरा में कदम रखे तो गुलो गुलजार हो जाए। मगर माया नीम का पत्ता थी। 100 साल शहद में रख दो, पर मुंह में पड़ते ही आख थू। बात आपा को साथ रखने से हटी तो दूसरा मामला ज्यादा गंभीर था। तुम क्यों करोगे अपने बहन भाइयों को सपोर्ट? वो अब इतने बड़े हो चुके हैं कि खुद को अफोर्ड करें। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, उज़ैन ने शुक्र अदा किया। बस यही कोई 2 एक साल, और फिर उनकी शादियां भी तो करनी है ना। हाँ, तो जरूर करनी है शादी, हो जाएंगी, मगर अभी इतनी जल्दी क्या है? शादी करने से पहले शादी की तैयारी करें, जैसे हम कर रहे हैं उज़ैन। मैंने पहले अपना कैरियर बनाया है, फिर दिन रात मेहनत करके खुद को तंग रख के मैंने अपना बैंक बैलेंस बनाया है, और अब मैं शादी की बात करती हूँ। तुम मेहनती लड़की हो माया। हाँ, वो तो मैं हूँ। और देखो, बहनों की शादियां तो भाई करते ही हैं। उजैन ने रसानियत से कहा। कोई नहीं। माया ने टाख की आवाज निकालकर नफी में सर हिलाया। मेरे भाइयों ने तो मेरी शादी का बोझ नहीं उठाया। हमारी तो जनाब सेल्फ सर्विस है। उसने अपने जुमले से खित उठाया था। न जाने वो किस पर हंसी थी। खुद पर मत हंसो। उजैन को दुख हुआ था। हमने खुद पर जलना कब से छोड़ दिया, बल्कि वो क्या कहते हैं, दिल को जलाना हमने छोड़ दिया।
وہ گنگنائی اور ذرا سا فلمی بہت نشیلا انداز اپنانے پر وہ اتنی دل نشی لگی تھی کہ عزین سب بھلائی اسے دیکھتا چلا گیا۔ بے حد دبلی پتلی نازک سے شانوں پر جھولتے ریشمی بال جو ذرا جنبش پر چہرے کے اطراف میں رقص کرتے تھے، خوبصورت کٹاؤ والے ہونٹ جنہیں وہ مختلف رنگوں سے سجا کر رکھتی تھی، اور سیاہ ذہین آنکھیں، مگر ان آنکھوں میں ایک بے چینی اور کھوج ہمہ وقت رہتی ہے۔ بے چین آنکھیں، جبکہ عزین کو وہ بولتی آنکھیں لگتی تھی۔ مگر چھوٹی بہنا نے کہا، وہ بہت پیاری ہیں مگر ان کی آنکھوں میں خود غرضی سی نظر آتی ہے، بلکہ اگر یہ جملہ موضوع ہو تو میں کہوں گی سفاکیت سی ہے، اس نے کہہ دیا جو دراصل اسے محسوس ہوا تھا۔ ارے نہیں یار، حسین نے چھوٹی کی عقل اور آنکھ کو بھی چھوٹا سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ وہ بہت پیاری ہے نا بھائی، اسی لیے آپ کو کچھ اور نظر نہیں آ رہا۔ آپا کہتی ہیں آپ بہت حسن پرست ہیں۔ حسین مسکرا دیا، اور وہ حسن کے معیار پر پوری اترتی ہیں، مگر ہم سوچتے ہیں آپ کی بیوی جو بھی بنے وہ اندر سے خوبصورت ہو، اتنی جتنے کہ آپ ہیں۔ میں صرف اندر سے خوبصورت ہوں۔ حسین نے اسے گھورا۔ ارے بھائی، چھوٹی ہنس دی، آپ بہت پیارے ہیں، سچ میں سوچتی ہوں اگر آپ ڈراموں کے لیے ٹرائی کریں تو۔ چھوٹی نے آنکھیں میچی۔ ایک دم سمارٹ، ڈیشنگ، ایجوکیٹڈ، ہینڈسم اینڈ رومانٹک ہیرو بن جائیں گے۔ رومانٹک بھی؟ حسین نے اسے چھیڑا۔ ہاں بھائی، آپ نفرت کر ہی نہیں سکتے، پورا پیکج ہے آپ کے اندر، ہر رول میں فٹ آئیں گے۔ بس یہ مایا والے معاملے میں آپ کی عقل پر حیرت ہے، باقی تو آپ کے نمبر پورے ہیں۔ چھوٹی ڈھکے چھپے انداز میں کہہ ہی جاتی تھی، بہت اچھی اور محبت کرنے والی لڑکی ہے مایا۔ حسین دوبارہ اپنے کردار میں لوٹا، وہی وکیل صفائی کا کردار۔ آپ کہتے ہیں تو مان لیتی ہوں، جبکہ مجھے لگتا ہے وہ محبت کی الف بے سے بھی واقف نہیں۔ یہ تک کا سفر کیسے کریں گی؟ الف اثار، احساس، اخوت، بے برداشت، بردباری، بھروسہ، پے پیار، تے تحمل، تہذیب، تمیز، اور ٹے ارے ارے بس بس، تم تو تھیسس لکھ رہی ہو محبت پر۔ حسین واقعی گھبرا گیا۔ تم اسے جانتی نہیں ہو چھوٹی، وہ بہت اچھی ہے۔ چلیے بھائی، آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، مگر نانی کہتی تھی کانچ کے برتن کی خوبصورتی بہت زیادہ ہوتی ہے، مگر پائیدار پیتل کی گڑوی ہی ہوتی ہے۔ باقی آپ بڑے ہیں اور سمجھدار بھی۔ چھوٹی نے گیند اس کے کورٹ میں ڈال دی، اور مایا نے بھی گیند اسی کے کورٹ میں ڈال دی۔ حسین کے اندر دل و دماغ میں جنگ چھڑ گئی۔ دل مایا کا حامی تھا اور ہمک ہمک جاتا تھا۔ کہتی چھوٹی بھی غلط نہیں تھی۔ ہاں یہ تھا کہ مایا کا پلڑا بھاری تھا، اور مایا کی جن باتوں کو وہ یوں ہی ناسمجھ بھولپن کہہ کر نظر انداز کر دیا کرتا تھا، جب مایا نے سنجیدگی سے حتمی جواب مانگا اور کہا کہ وہ اپنے کہے سے 1 انچ پیچھے نہ ہٹے گی، دوراہا تب آیا، تم مجھ سے بات کیا کرو طلعت۔ یہ مہمان آنٹی کی آواز تھی جو دادی کے ساتھ بلند آہنگ کہے لگاتی تھی۔ بہت شیرین بیان تھی، لہجے سے شہر ٹپکا کرتا تھا، خاص طور پر جب وہ آپا کو پکارتی، اور تبھی پہلی بار عزین کو آپا کا نام پتہ لگا کہ پہلے تو دادی تک آپا پکارتی تھی، یا کبھی ہوا تو اینا کہہ دیا، مگر میٹھی آنٹی منہ میں مانو پورا رسگلہ رکھ کر پکارتی تھی، بیٹا نورین۔ عزین کو نام بہت پسند آیا، اور پھر جب آگے سے بھاری آواز والی آپا بہت مؤدب ہو کر حتی الامکان نرمی اور لوچ سے جی آنٹی کہتی، تب عزین کو پتہ نہیں کیوں گدگدی ہوتی۔ عزین نے معزز مہمانان گرامی کا دیدار بھی کر لیا تھا۔ آنٹی تو خیر ٹھیک تھی، مگر منگیتر صاحب عجیب سڑا بسا سا شخص تھا، ہر وقت بگ اسکرین موبائل میں غرق۔ عزین نے تو خود کو میزبان سمجھتے ہوئے بڑے خلوص سے سلام بھی جھاڑا تھا، مگر موصوف نے جواب دینا تو درکنار ایسی خالی اور اجنبی حیران نگاہوں سے دیکھا کہ عزین پانی پانی ہو گیا۔ تو کون؟ میں خوام خواہ۔ عزین نے اپنا بڑھایا ہاتھ واپس جیب میں سنبھال لیا۔ دراصل گرمی نے عزین کی مت مار دی تھی۔ یا اللہ، یہ کورس ختم ہو اور پھر وہ جائے جان چھوٹے۔ سب نے ہی منع کیا تھا ایسے تجربے نہ کرے، مگر اسے کچھ نیا کرنے کا شوق تھا، اور ادھر سونے لگو تو یا تو بجلی نہیں ہے یا پھر آپا کے کھانے یا آپا کا شور، اور آج آپا کی آواز نہیں تھی۔ شکر خدا کا، تو یہ مہمان میٹھی آنٹی اور بے حد روکھا بیٹا امرود کے درخت کے نیچے راز و نیاز کرنے آگے۔ اس نے اپنے اوپر گیلی چادر ڈالی اور ایک بار پھر سب پر لعنت بھیج کر سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر معزز مہمان کی آواز، اور وہ بھی کرخت بیزار اور بدتمیز سی، کیا باتیں کروں موم، آپ نے نہ جانے کہاں پھنسا دیا ہے، اتنے دنوں سے ادھر آ کر بیٹھ گئی ہیں، یہ ایریا دیکھیں، وائی فائی تک کام نہیں کرتا، لوڈ شیڈنگ، یو پی ایس تک نہیں ہے، اے سی کا تو سوال ہی کیا۔ وہ 2 احمق سے بوائز ہیں جو طلعت بھائی کر کے میری گود میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تو میں نے انہیں بڑی مشکل سے کنٹرول کیا، روڈ ہو کر، اور ایک وہ آپ کی خالہ، یہ دادی نعمت آرا،
मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई ये लेडी। मैं नूरैन से बात करने की बात कर रही थी तलत। नाजनीन आंटी ने दांत पीसे। ओह हाँ, वो नूरैन यानी आपा, मॉम। मेरी समझ में नहीं आता, मान लिया उधर अमेरिका में आपको गर्ल्स पसंद नहीं थी, तो इधर पाकिस्तान में और रिलेटिव्स भी जिनकी लड़कियां किसी काबिल थी, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट एंड एजुकेटेड, आप उनमें से किसी को चूज कर लेती। इधर इस घर में आपको क्या नजर आ गया? स्टूपिड, उन सब लड़कियों के बाप भाई एक फोन कॉल से तुम्हारा सारा कच्चा चट्टा निकलवा लेते और फिर हमको भी धक्के देकर निकाल देते, बल्कि जान से मार देते। और जिन स्मार्ट, कॉन्फिडेंट, एजुकेटेड गर्ल्स के नाम पर मुंह में पानी आ रहा है ना, वो 1 मिनट में तुम्हें आईना दिखा देती। आंटी ने चुटकियां बजाकर बताया। पहले ही अपनी इसी स्मार्ट वाली बात के पीछे तुमने एंजी जैसी दहरिया को घर में घुसाया। कितना नुकसान उठाया बेटी पैदा करवा ली। अब सारी इनकम उसकी माँ हथिया जाती है परवरिश के नाम पर, नस्ल अलग खराब की। मुस्तकबिल भी और हाल तो खैर नजर आ ही रहा है। मीठी आंटी के मुंह से सच कड़वे करेले की तरह निकल रहा था। ओहो, एक तो हर बात में आप एनजी को ले आती हैं। साहबजादे बुरा मान रहे थे। मैं लेकर नहीं आती बेटा जी, वो खुद ही आ जाती है हर महीने थैला भर के नोट लेने, और आगे वो पोती, अल्लाह माफ करे, उसे भी दहरिया बना दिया उसने। अरे किसी मजहब को तो मानने वाली बन जाती। हर मजहब इंसानियत सिखाता है। दहरिया माँ बेटी को दहरिया बना देगी, बल्कि बनाएगी क्या, बना चुकी। नाजरीन आंटी के लहजे में गुस्सा, हकारत और सदमा नुमाया था। उधर बेटे साहब के नथने फड़क रहे थे। माँ आखिर ये बात भूल क्यों नहीं जाती, और माँ बेटे की सोचों तक से वाकिफ थी। जब ही अगला सवाल उसी बाबत था। अब मुझे क्या घूरे जाते हो? मैं क्या गलत कहती हूँ? पहले पहल जवानी के दिनों में यही लगता है, बस शादी ही तो करनी है, शक्ल देख ली, मटकना लचकना देख लिया, बस जी के बेस्ट लाइफ पार्टनर है। अरे शादी दो खानदानों का मिलाप होता है, एक नई नस्ल की बुनियाद पड़ती है। मगर नहीं, देख ले, नीली आंखें, सुनहरे बाल, अरे वो स्याही लगा काला दिल नहीं देखा जिस पर किसी नबी के नाम का कलमा नहीं। आंटी वाकईतन दुखी थी, मगर बेटे साहब भड़क कर बोले, तो अब कर तो रहा हूँ आपकी पसंद से शादी। ना आंख देख रहा हूँ ना बाल, थान लपेट कर तो वो घूमती है, देखने को दिल ही नहीं किया। अरे नामाकुल, काश एक डंडा होता जिसे पकड़कर मैं तुझे धो सकती। बेटा वो थान नहीं है, दुपट्टा है। और आंख बाल नजर नहीं भी आ रहे तो क्या, 5 वक्त नमाज कुरान करने वाली बच्ची, एसार पसंद, मोहब्बत वाली, मेहनती, साबिर। मेरी अगली नस्ल ऐसी माँ की गोद में ही पले तो शायद तेरा दिया जख्म भर जाए। उजैन को आंटी पर तरस आने लगा, मगर अगले जुमले ने उसके हाथों के तोते उड़ा दिए। जैसे रखेंगे रह लेगी, जो खिलाएगा खा लेगी, उल्टे हाथ के दो जमा भी देगा ना तो उसे नहीं पता होगा किस नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुलाते हैं, बल्कि बुलाते भी हैं कि नहीं। वैसे तो अल्लाह इस घर गृहस्थी को चलाए, मगर ये नान नफका नहीं मांगती। पाकिस्तान बल्कि मशरक की औरत दिन भर मेहनत करके कमा कर भी लाती है, मियाँ के ठुड्डे भी खा लेती है, फिर भी रात को टांगे दाब कर वहीं कहीं कदमों में ढेर हो जाती है। आंटी के जहन में शायद रहा नहीं, वो भी तो मशरकी और पाकिस्तानी औरत ही थी। तो आप कोई और देख लेती। ये जो आपकी, ये क्या नाम है, एना मेना, इसमें तो कोई अट्रैक्शन है ही नहीं। चादर लपेटकर रूड होकर इधर उधर फिरती रहती है। इतनी एज भी नहीं है मगर। तल्लत साहब ने एक और ऐप ढूंढा। अब तुम कोई इतने छोटे बच्चे भी नहीं हो तल्लत। आंटी बेजार हुई और बात खत्म करते हुए खड़ी हो गई। जरा अमेरिका की हवा लगने दो। चोटी काट कर खुद अपने हाथों से पार्लर वाली को बेच आएगी, और डॉलर गिनती करके जेब में पैंट शर्ट भी पहन लेगी, और स्कर्ट तक भी आ जाएगी। जरा सब्र करो और अक्ल से रहो, सारे मेरे बने बनाए गेम को खराब कर दोगे। वो दोनों लड़के मासूम से हैं, प्यार से बुलाओ, कुछ गेम्स वगैरह दिखाओ मोबाइल पर। इस उम्र के लड़कों को यूं भी इन चीजों का शौक होता है, और फिर ये तो गरीब गुरबा बच्चे हैं। खाला नेमत आरा से भी हालचाल पूछो, 2 घड़ी बैठ जाओ और सबसे बढ़कर नूरैन को हंस कर देख लो। कोई जुमला कह दो यूं ही कि आप खाना अच्छा बनाती हैं, या रंग कौन सा पसंद है, या ब्राइडल सूट रेड कलर का लेना मुझे पसंद है। लड़कियां इन 4 बातों से ही बहल जाती हैं बेवकूफ। तलत को बहुत से आइडिया पसंद नहीं आए थे, मगर उसने सर हिला दिया। जबकि उधर उजैन के लिए सारी गुफ्तगू सदमा थी। दुख, अफसोस, आह, धोखा, कुछ भी था। आपा जैसी सीधी सादी लड़की को एक अमरीकी यूं धोखा दे जाए, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। और मीठी आंटी ने ये क्या कहा, लड़कियां 4 बातों से ही बहल जाती हैं, मगर वो माया तो आज भी अड़ी खड़ी थी। ओ खुदा, उजैन ने सर हाथों पर गिरा लिया। फिर तुमने क्या फैसला किया उजैन? मैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ तुम्हारे भी जमा करवा दूं? माया कॉलिंग। बहुत देर तक बजते फोन को उसने बहुत थके से अंदाज से उठाया था। ये थकान कैसी थी? काम का लोड, लोड शेडिंग, नींद की कमी,
یا پھر ان ماں بیٹے کی گفتگو؟ ہاں شاید وہی۔ اس نے بالوں میں انگلیاں چلائیں، دوسری طرف مایا وہی گفتگو کر رہی تھی جو ہمیشہ کرتی تھی۔ کوئی نیا پن نہیں تھا۔ دیکھو، میں سب کچھ دیکھ آئی ہوں۔ بھلے سے یہ اسلام آباد سے دور ایک نئی کمپنی ہے، مگر وہ لوگ ریزیڈنسی کے ساتھ ساتھ تمام سہولیات دے رہے ہیں۔ اور پھر یہاں کا ماحول، موسم، مائی گاڈ! میں سن رہا ہوں مایا، اتنے بیزار سے کیوں لگ رہے ہو؟ ایک ہی بات کتنی بار سنوں؟ تم یہ سب باتیں مجھے ہزار بار بتا چکی ہو۔ ہاں، پھر بھی تم پر اثر نہیں ہوا۔ تمہیں پتا ہے وہ کل کا آیا بندہ ظہیر، اس کا تو لیٹر بھی آنے والا ہے، جبکہ تمہارے اپنے ڈپارٹمنٹ میں کتنے ہی لوگ ایپلیکیشن دے کر دن رات دعا مانگ رہے ہیں کہ ایک بار ہو جائے، اور تم؟ ہوگا تو وہی مایا جو اللہ نے سوچ رکھا ہے۔ پوستیوں کی طرح اللہ کو بیچ میں مت لاؤ، یہ نکموں کا کام ہوتا ہے۔ اللہ نے عقل دی ہے کہ نہیں؟ وہ بے مروتی سے بول رہی تھی۔ سوچو زین، اب اس نے لہجہ بدلا اور اس سیلز گرل کی طرح ہو گئی جو اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے لہجے میں شہد گھول کر للچاتی ہے۔ ایک بہترین مستقبل، اور پتہ ہے اچھی پروگریس والوں کے لیے کمپنی کی مین برانچ میں ٹرانسفر کا آپشن بھی ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے مین آفس کہاں ہے؟ امریکہ میں۔ امریکہ! ازین، جسٹ امیجن! اپنی تمام بیزاری کو پرے ڈال کر مایا کو سنتا ازین چونکا۔ امریکہ؟ ہاں امریکہ، وہی تو شام سے اعصاب پر سوار تھا۔ امریکہ، دھوکہ، دوگلاپن، منہ میں کچھ اور دل میں بہت کچھ۔ ہم پھر کسی وقت بات کریں مایا۔ اس کے منہ سے بے ارادہ نکلا۔ واٹ؟ مایا کو شوق لگا۔ وہ اتنی اہم بات کر رہی ہے، اس نے اپنی ایپلیکیشن بھی اب تک صرف ازین کی وجہ سے روک رکھی ہے، حالانکہ وہ تھی جو سب سے پہلے وہاں جانا چاہتی تھی۔ مگر یہ ازین اور اس کے جذباتی خیالات، محبت، خلوص، اثار، بہن بھائی رشتے اور آپا، قربانی، بدلہ، اجر ثواب، بہت اچھے پیارے ازین میں یہی ایک خامی تھی، پر اتنی بڑی بھی نہیں۔ ایک بار وہ اپنے دائرے آپا بہن بھائی سے باہر آ جاتا اور آگے تو مایا کی مایا نگری ہوتی، جہاں مایا کا راج ہوتا، جہاں مایا کی چلتی، مایا جو مایا تھی، مایا کی پجاری، ایک حساب دان جیسی زندگی گزارنے کی خواہش مند، ایک یتیم لڑکی، اپنی ماں اور بہن بھائیوں کے ہمراہ رشتہ داروں کے در کی ٹھوکریں کھاتی، بے مایا سی مایا، خود غرضی کی گود میں پلتی مایا، نفرت اور بیزاری کے گھونٹ بھرتی مایا، چنگیر کے نوالوں پر عقابی نظر رکھنے والی، آخری لقمے پر جھپٹ پڑنے والی مایا، پھر اب اور کیسی مایا؟ جیسی اب بن گئی ویسی مایا۔ تو پھر مایا کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، اور اگر وہ ایسی تھی تو شاید اپنی جگہ درست تھی۔ اسے زندگی اب سیدھی چاہیے تھی، ہر چیز مکمل اور اپنی دسترس میں، ایک دو تین جیسی، نہ ڈھائی، نہ ڈیڑھ، اور نہ آدھی۔ جبکہ ازین نے ہمیشہ بانٹ کر کھایا تھا، اسے بانٹنے کی عادت تھی، پھر کیسے گزارا ہوتا؟ ایک اور آدھے کو جمع کریں تو ڈیڑھ بنتا ہے، اور وہی مایا کو پسند نہیں تھا، قبول ہی نہیں تھا۔ تو پھر کسی اور وقت، کب ازین؟ اس کے علاوہ اور کون سا وقت؟ تمہاری وجہ سے، تمہاری سوچ لینے کی مہلت کے باعث میں آلریڈی لیٹ ہو چکی ہوں۔ اتنا مشکل فیصلہ تو نہیں ہے۔ شادی کرتے وقت کچھ شرائط تو دنیا کے ہر معاشرے میں طے کر ہی لی جاتی ہیں، اور میں صرف تمہیں کو تو نہیں کہہ رہی کہ تم اپنے بہن بھائیوں سے الگ رہو۔ مجھے اپنے بہن بھائیوں سے بھی ایک حد میں رہ کر ملنا ہے، اور یہ طے ہے۔ میں تمہیں قطع تعلق کے لیے تو نہیں کہہ رہی، ہم ان سے مل لیں گے عید وغیرہ یا کوئی اور موقع، لیکن میں اپنے گھر میں کسی اور کو برداشت کر ہی نہیں سکتی، خواہ وہ تمہاری آپا ہوں یا میری۔ میں بچپن سے پرائیویسی نام کی چیز کو ترسی ہوں، ازین، اپنے ایک تکیے کے لیے۔ مجھے تو میری ذاتی کتابیں تک نہیں ملی۔ صبح میں کتابیں اسکول لے کر جاتی تھی، اور اسی اسکول میں دوپہر کو بھائی آتا تھا۔ میں گیٹ پر رک کر اس کا ویٹ کرتی تھی۔ اندر آفٹرنون کی اسمبلی شروع ہو جاتی تھی، اور ہم گیٹ کے کونے پر چھپ کر بیگ بدلتے تھے۔ میں اپنی کاپیاں پینسل نکال لیتی تھی، اور وہ بیگ لے کر اندر بھاگ جاتا تھا۔ مجھے بانٹنے سے نفرت ہے ازین۔ مایا کی آواز کپ کپانے لگی، وہ اپنے ہاتھوں کے لرزش پر قابو نہیں پا رہی تھی، اس کی سانسیں بھی ہانپنے لگی تھی۔ تم جلد فیصلہ کرو، یہ اتنا مشکل بھی نہیں۔ تمہیں کھونا میری زندگی کا سب سے بڑا نقصان ہوگا۔ مایا کا لہجہ، انداز، خود اذیتی کا شکار، مریض کا سا، کچھ نفسیاتی ہو گیا۔ مگر میں اس نقصان کو جھیل لوں گی۔ مگر میں مایا کے ہاتھ سے فون گر گیا تھا شاید۔ اوزین نے فون کو دیکھا اور تھکے انداز سے فون کو یوں ہی ڈال دیا۔ یہ مجبوروں کی دنیا، مظلوموں کی نگری، اور سب اپنی اپنی طرز کے جوگی، اپنا راگ سنانے والے، اور مجبوریاں بندے کو کیسے بے بس کر دیتی ہے نا۔ جیسے ازین کا دوبارہ فون ملانے کو دل ہی نہ چاہا، اور جیسے مایا جو
वो भी तो कितनी बेकस लग रही थी ना, अपनी ख्वाहिशों का पस मंजर बताते हुए, लाचार, जैसे वो अब कुछ नहीं कर सकती। और उजैन ने बड़ी मजबूरी ही के आलम में आपा सोमी सोनी की आपा का दरवाजा बजाया था। उसकी मजबूरी की भी तो हद हो गई थी ना। आप कुछ बोलेंगी नहीं? उजैन ने हैरत से पूछा। बोलने के लिए क्या बचा है? ऐना की आवाज मर्दाना वार थी, मगर इस वक्त शिकंजे में जकड़े मेमने की सी लाचारी और धीमी थी। आप धोखा खाने वाली हैं आपा, उजैन ने पुरजोर अंदाज से कहा। और अगर मैं ये कहूँ उजैन साहब कि मैं ये सब जानती हूँ तो? ऐना का लहजा सरसरी ही सा था, मगर दुख की आंच थी जो उजैन की समातों से टकराती दिल तक पहुंची। तो उजैन की समझ में न आया वो अब और क्या पूछे, क्या कहे। तो कुछ भी नहीं। ऐना का लहजा सरसरी था और उजैन हैरान था। लोग तो अंडा टूट जाने का गम भी 5 मिनट तक पाल लेते हैं, ऐना का तो फिर दिल टूटा था और एतबार टूटा था। मान और भरम, अपनी शख्सियत की पामाली। आप ये सब बातें अपनी दादी जान को बताइए आपा, इससे क्या होगा? ऐना पुरसुकून थी। इससे ये होगा कि वो उन्हें धक्के देकर घर से निकाल देंगी और उनका हार्ट फेल भी हो सकता है उजैन साहब। आपा की आवाज संजीदा और कतई थी। आपने इतनी फिक्र दिखाई, आप यहाँ तक चले आए, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी, लेकिन एक बात कहूँ, अगर ये धोखा है तो मैं धोखा खाने को तैयार हूँ, ये जुल्म है तो मुझे मजलूम होने में कोई एतराज नहीं। और अगर ये ऐना कोई नई मिसाल देने लगी थी, मगर उजैन चिल्ला उठा। मगर क्यों? आप ऐसा क्यों करेंगी? जानते बूझते खाई में कूदने वाली बात है ये तो। आपको पता है मरना मना है। और अरे, ऐना हल्का सा हंसी। उजैन को लगा क्योंकि वो चादर से चेहरा छुपाए रुख मोड़े खड़ी थी। घर से बाहर 3 फुटी गैलरी सी थी। उजैन वहीं अंदर होकर खड़ा था, जबकि आपा अंदरूनी दरवाजे को भेड़े पीछे को होकर खड़ी थीं। जबकि उजैन शदीद जज्बाती और हैजानी कैफियत में घर से निकला, तब उसने नफ्से मजमून तैयार नहीं किया था, सिर्फ उन्वान और ख्याल। और उससे भी पहले उसे यह भी बताना था कि उस घर की सब आवाजें उसके कमरे तक साफ सुनाई देती हैं, और यह मुजरमाना एतराफ भी कि वो सब सुनता रहता था। और तभी कल शाम और ऐना को शदीद हैरानी हुई थी, मगर वो सुनने खड़ी हो गई कि जब उजैन ने कहा, उसे आपा ही से तो बात करनी है। अगर वो 2 मिनट को सुन ले, बात बहुत जरूरी है, जिंदगी मौत के मसले जैसी। और अब उसकी ये हंसी। आप हंस रही हैं? हाँ, हंसती ही हूँ उजैन साहब। ये जो आजकल की दुनिया है ना, ये हिसाब किताब की दुनिया है। क्या दे रहे हैं, क्या मिल रहा है, आप मुझे भी खुद गर्ज कहें। मगर एक हिसाब तो रात भर जाकर मैंने भी जोड़ा है, फायदे की एक फहरिस्त मैंने भी बनाई है। तलत साहब का रिश्ता मेरे लिए भी लॉटरी जैसा है। मेरे लिए अब इधर जो रिश्ते आते हैं वो ऐसे ही होते हैं, शादीशुदा बच्चे वाले बुढ़े कब्र में पैर लटकाए बाबे जिनकी बेटियां मेरी क्लास फेलोज रही हैं। तो फिर ये रिश्ता तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैं वहां जाकर मेहनत करूंगी, अपने दादी और भाइयों को कमा कमा कर भेजूंगी, फिर कोशिश करके भाइयों को भी वहीं बुलवा लूंगी। आपा के लहजे में उम्मीद और अज़म दर आया। आप और मैं तल्लत साहब या नाजरीन आंटी को बुरा क्यों कहें, एक हिसाब तो मैंने भी जोड़ लिया, एक गर्ज तो मेरी भी निकली। ऐना की आवाज घुट गई। इतनी बाहिम्मत है तो फिर आवाज में लर्जिश कैसी, लहजे में नोहा ख्वां जैसी तड़प और मरसिया गो जैसा कर्ब कैसे झलक आया। मेरे भाइयों का मुस्तकबिल बन जाएगा उजैन साहब, आप बताइए, क्या फिर ये घाटे का सौदा हुआ? आपा ने सवाल किया और जवाब के लिए उजैन को एक उम्र लगती सोचने को। आपका शुक्रिया, आपने दीवारों के लिए पतले होने का बता दिया। आइंदा हम मोहतात रहेंगे। वैसे आप कब तक घर खाली करने वाले हैं? बस ईद के बाद। कोर्स खत्म होते ही उजैन का जी हर शय से उचाट हो गया था। आसमान पर बादल थे और बारिश के बाद मौसम खुशगवार था। ठंडी हवा, मट्टी की सूंधी खुशबू, शहर कराची के बामोदर धुले धुले निखरे, हर शय निखर गई थी। उजैन तरावी से लौटने के बाद छत पर आ गया। गली भीगी हुई थी और अब तक पानी बह रहा था। छत से आसमान को देखना बहुत अच्छा लग रहा था, जहनी कसाफत जैसे छुट रही थी। रात की रानी की महक, आहा, उसने लंबे सांस खींचे। वो खुशबू के ताक़ुब में छत पर चला आया। पीछे वाले घर की छत पौधों से भरी थी, बाकायदा लॉन का तासुर देती, वहीं से उठ रही थी ये मतवाली खुशबुएं। मगर तभी वो चौंका। ये कैसी बदबू थी, अजीब सी। अब वो बदबू के ताक़ुब में गया। ओह, ये अमरीकी मेहमान तलत साहब थे। एक नंगी उधड़ी चारपाई पर बैठे, कमीज उतार रखी थी और तौन नुमाया थी, और उनके हाथ में चिपटी बोतल, जैसे वो एक सरूर के आलम में चढ़ाए चले जाते थे।
नातों वाली मस्जिद से अब तिलावत कलाम पाक शुरू हो गई थी। उसका दिल चाहा वो छत के उस तरफ जाए, उस शराबी को गिरबान से पकड़कर झटका दे और फिर नाक पर एक घोंसा मार दे, फिर गिरबान छोड़कर उसके बालों के गुच्छे को मुट्ठी में पकड़े, उसे घसीटता हुआ आपा, मोमी सोनी की आपा के सामने फेंक दे। सारा हिसाब किताब, कुर्बानी, गर्ज अपनी जगह। वो एक बार उस जलील शख्स को बगौर देख तो लें, मगर रात को थम जाने वाली बारिश सहरी के वक्त फिर से शुरू हो गई थी। बरामदे की छत से एक तार का बरसता पानी, पानी गिरने की आवाज मुख्तलिफ साज की तरह थी। फर्श पर गिरी तो टिप टिप, मटके पर ढकी प्लेट से टन टन, प्लास्टिक की तरपाल पर पट पट, और अमरूद के सब्ज पत्तों पर पड़ती फिर फिसलती तो सड़र सड़र। ऐना को ये आवाजें बहुत अच्छी लगती थी। खुशबूदार, दिलदार मौसम, मौसम गुल, बारावरी का मौसम, निखरने धुलने नए हो जाने का मौसम। सारी रात भी वो एक सरखुशी के आलम में कुदरत के साजीने से मधुर धुनें सुनती रही, और जब सहरी बनाने के लिए आई तब बस हर शय को फरामोश करके कितनी ही देर आंगन के बीचों बीच आसमान की तरफ मुंह उठाए, हथेलियां फैलाए खुद को भगोती रही, किसी मस्त मोरनी की तरह धीरे धीरे घूमती। एक सरखुशी का आलम, बारिश का आलम, बरसात, खुशी, बूंदे, बरखा, बादल, और बस काफी है बे का ये कलमा। पर इस वक्त आटे के पेड़े को कब से मुट्ठी में बंद किए वो दादी को देखती थी, जो रोती जाती थी। रोना यूं भी तकलीफ दे, फिर अपने किसी प्यारे को रोता देखना, और वो भी ऐसे तड़प तड़प कर। मैं धोखा खा गई है ना। उन्होंने बेकसी से आपा को देखा। दुनिया में इतना धोखा कहाँ से आ गया है ना। दादी का लहजा सवाल और चेहरा किसी बच्चे किसी मासूमियत लिए हुए था। और इतना झूठ। दादी की आंखों में आंसू थे। आपको हमारी बातें नहीं सुननी चाहिए थी दादी। आपा का लहजा दुखी था। हाँ, ताकि बेखबरी में मारी जाती। मुझे इस शादी पर कोई एतराज नहीं है। आपा के ये जुमले दादी के लिए धमाका ही थे। ऐना, दादी शशदर रह गई थी। हाँ दादी, ऐना पुरसुकून थी। मगर क्यों? दादी ये सवाल चिल्ला कर करना चाहती थी, मगर आवाज न निकल पाई। इसलिए कि दादी, आगे सारा वही मजमून था जो आपा ने कल शाम उजैन को सुनाया था। हाँ, बस ये ज्यादा तफसीली था, और इसमें कुछ भी ढका छुपा नहीं रखा गया था। दादी ने कतियत भरे अंदाज में नफी में सर हिलाया था। नहीं है ना, मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकती। कहने सुनने को भले ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, मगर दो बेटों के मुस्तकबिल के लिए मैं बेटी की कुर्बानी दूं, ये तुमने सोच भी कैसे लिया? मैं बुढ़िया आज आंखें बंद करूं तो कल दूसरा दिन। और सोमी और सोनी, वो लड़के हैं ना, लड़के पल जाते हैं, वो भी पल जाएंगे, और जो उनकी किस्मत में होगा वो उन्हें मिलकर ही रहेगा। तुमने क्या सोचा? तुम नहीं होगी तो वो यूं ही रह जाएंगे। खुदरो पौधे जल्द बढ़ते हैं, ज्यादा फलते फूलते हैं मेरी बच्ची। आप खुद ही तो कह रही थी, अब तो कोई अच्छा बच्चों वाला भी रिश्ता मिल जाए तो कर देंगी। मैंने अच्छा भी कहा था, साथ में अच्छा भी हो जाएगा दादी। आपा ने घड़ी की तरफ देखा। एक खामोशी छा गई। बारिश की गुफ्तगू, बूंदों की खिलखिलाहटें, हवा की मस्तियां, मौसम तो खो जाने का था, पर दादी अब खामोश आंसू बहा रही थीं। एक बरसात अंदर, एक बरसात बाहर। छोटी को ऐसा नहीं करना चाहिए था आपा। उजैन फोन पर अपनी आपा से महवे गुफ्तगू था। उसका लहजा तकान ज़दा था, और बोलने को दिल नहीं करता था। बाज दफा इंसान अंदर से खाली होता है, तब बोल बोल कर खालीपन को दूर करता है। और उजैन, उसके अंदर इतनी गुफ्तगू थी, इतनी तकरार, बल्कि मुबाहिसा। वो किसी तकाबुली जायजे में मुब्तला था। हाँ के दलाइल भी उसको देने थे और ना के दलाइल भी। फिर जब इतना शोर हो तो वो बाहर क्या बोले? मगर आपा को जवाब दरकार था। तुम मान जाओ माया की बात। आपा दिली रजामंदी से कह रही थी, या फिर एक और कुर्बानी? कैसी बात कर रही हैं आप आपा? ये कोई मानने की बात है? आखिर में तो सब अलग अलग हो ही जाते हैं, अपनी दुनिया में मगन। आपा ने हकीकत बताई। उजैन झिल्ला उठा। आखिर में ना, और आप मुझे शुरू ही में कह रही हैं। वो तुमसे मोहब्बत करती है उजैन, और तुम भी तो करते हो ना। मैं आप सबसे भी मोहब्बत करता हूँ आपा, बिलखसूस आपसे। उजैन ने तस्हीह की। तो मैं कब कह रही हूँ कि तुम हमसे या मुझसे मोहब्बत करना छोड़ दो? आपा हंसी। आपको नहीं पता आपा, जब हम किसी से मिलना छोड़ देते हैं, किसी से दूर हो जाते हैं, और फिर एक दिन मोहब्बत बीच में से निकल जाती है। उजैन की बात में गहराई थी। हम मिला करेंगे ना, लेकिन मैं दूर होना ही नहीं चाहता कि मिलने के लिए प्लान बनाऊं। माया की फरमाइश इतनी गलत भी नहीं उजैन। घर तो फिर दो लोग ही मिलकर बनाते हैं। चिड़िया लाई दाल का दाना, चिड़ा लाया चावल का दाना। उनके घर तो कोई आपा नहीं होती। आपा का अंदाज छेड़ता हुआ था, मगर उजैन संजीदा हो गया। हाँ आपा, घोंसला हमेशा चिड़िया और चिड़ा मिलकर बनाते हैं।
तीसरा कोई नहीं। शायद फिर इसीलिए उनके बच्चे पर पाते ही उड़ान भर लेते हैं, कभी ना लौटने के लिए। और मैं ऐसा आशियाना नहीं बनाना चाहता जिसके अंजाम में तन्हाई और खुदगर्जी का नोहा पड़ना पड़े। ये तो निज़ाम कुदरत है, अहकाम खुदाबंदी, दुनिया का चलन। आपा थक सी गई। तो हुक्म खुदाबंदी तो ये भी है कि बुढ़ापे में अपने वालिदैन को साथ रखो, उनकी अताअत करो, खिदमत करो, उनको सिला दो, खास तौर पर माँ को। कौन सी माँ को याद कर रहे हो उजैन? हमारी माँ को मरे जमाने बीते। आपको आपा, आप मेरी माँ नहीं क्या? आपको छोड़ दूं ऐसे ही अकेला, दर दर भटकने के लिए? उसने बात खत्म कर दी थी। आपा के हाथ में फोन लर्ज कर रह गया। कभी कभी अंदर कोई बोलता था, जिंदगी में सरासर खसारा पाया, यूं ही घाटे का सौदा। ये कुर्बानी इसार सब किताबी बातें। नहीं, आज पता लगा, किताबें झूठ नहीं बोलती। उनमें लिखी अच्छी बातें, खूबसूरत ख्याल कहीं ना कहीं होते हैं। जब ही तो कार्य दुनिया चल रहा है। लगता है हमने तमाम उम्र घाटा कमाया। बात ये नहीं होती, बात ये होती है कि हमें मुनाफे की पहचान नहीं होती। और उधर उजैन फैसले की रस्सी के एक सिरे को मजबूती से पकड़ लेने के बावजूद बेचैन था। क्यों था पता नहीं चलता था। और अभी तो उसे आपा को, सोमी सोनी की आपा को, एक बार फिर अहमकाना फैसले से बाज रखने की कोशिश करनी थी। फिर उसके बाद ही माया को समझाने वाले मिशन पर जाता। बारिश के बाद की ताजगी और निखरापन महसूस करने वो घर से दूर पैदल चलता चलता एक पार्क में आ बैठा। आसमान अब भी बादलों से भरा था। ठंडी हवाएं पत्तों से टकराकर रिधम पैदा कर रही थी। जहनी कसाफत दूर करने के लिए पार्क आना बहुत मुफीद साबित हुआ। उजैन हल्का फुल्का सा लोगों को देखकर खुश हो रहा था। वो इतना मगन था, उसे मोबाइल बजने का पता ही न चला। ओह, वो चौंका। माया कॉलिंग, तीसरी मिस्ड कॉल। ओह, न जाने क्यों उसके हवा में झूलते असाब सर्कस की रस्सी की तरह पल भर में तन गए। निपे तुले कदमों और तवाज़ुन और इर्तिकाज का खेल शुरू। हेलो। उसकी आवाज में गुफ्तगी का फुकदान था। हाँ, हेलो उजैन, वेयर आर यू? फोन क्यों नहीं पिक कर रहे थे? माया की आवाज में तशवीश तो थी, मगर चहकार भी थी। साइलेंस पे था, पता नहीं चला। ओह, मुझे लगा तुम सो रहे होगे। बस ये लास्ट ट्राई थी, फिर मैं रात को ही करती। मगर बात ही ऐसी थी, मुझसे रहा नहीं गया। वो बहुत पुरजोश लग रही थी। अब क्या हो गया माया? ओ गॉड, तुम सुनोगे ना तो उछल पड़ोगे। माया उसके अंदर इश्तियाक बेदार करना चाह रही थी, जबकि वो इतना डल था जैसे रंग उड़ी धूप में जली चुनरी। अब सुना भी दो। पता है, मैं अपनी और तुम्हारी एप्लीकेशन सबमिट करवाने के बाद जब बॉस के पास पहुंची तो वहां मुझे पता चला कि मुझसे परमिशन लिए बगैर तुम एप्लीकेशन सबमिट करवाने चली गई माया। वो खफा हो गया। अरे, माया की हंसी का जलतरंग। भूल जाओ जैन, भूल जाओ सिग्नल एंड परमिशन। तुम्हें पता है, जिन 10-12 लोगों को ऑफिस की तरफ से खुद सेलेक्ट करके आगे भेजा जा रहा है, इनमें तुम्हारा और मेरा नाम टॉप ऑफ द लिस्ट है। उजैन, ओ माय गॉड। ओह, उज़ैन का ओह बहुत ठुस सा था। तुम सोच नहीं सकते उज़ैन, मैं कितनी खुश हूँ। माय गॉड, मैं सोच सकता हूँ माया, तुम कितनी खुश हो। हाँ ना, बात ही खुशी की है, क्या तुम खुश नहीं हो? नहीं, उज़ैन ने हलक साफ किया। मुझे शायद इसलिए खुशी महसूस नहीं हो रही कि मैं वहाँ जाना ही नहीं चाहता माया। मुझे यहीं रहना है, अपने घर वालों के साथ, अपने शहर में। मैं किसी फैसले पर नहीं पहुंचा, मगर मुझे लगा है मैंने जब भी फैसला किया, वो कम से कम सब कुछ छोड़कर वहां जाने का नहीं होगा। आखिरकार उसने कह दिया। उजैन, माह की सदमा ज़दा आवाज बुलंद होकर गुम हुई थी। शिकस्ता कदमों से गली में दाखिल होते हुए उसकी चाल घर के नजदीक होते होते और धीमी हो गई। सोमी और सोनी तल्लत के हमरा बैठे थे। तल्लत के हाथ में कीमती बड़ा सा मोबाइल सेट था और दोनों नौउम्र लड़कों के चेहरे पर इश्तियाक का जहान आबाद था, मासूम बेखबर परिंदे जैसे बच्चे। उजैन ने सोचा, और ये यकीनन माँ की हदायतों पर अमल कर रहा होगा। गरीब गुरबा बच्चे, काश वो कुछ कर सकता। या फिर उसे माँ बेटे की असलियत आपा को नहीं, दादी को बतानी चाहिए थी। वो कभी फिर ये सब ना होने देती। जबकि अब तो उन्होंने उजैन से कहा था, अगर वो किराया मुकर्ररा तारीख से कुछ पहले दे दे तो पोती का निकाह करना है ईद की शाम। तो अगर वो कुछ पहले किराया देने से माजरत कर ले तो शायद ये निकाह ना हो सके। मगर ये तो कोई हल ना हुआ। फिर वो रात गए किराए की रकम लेकर दरवाजा बजा रहा था। जहन खाली सा था। दरवाजा खोलने वाली आपा थी। कौन? मैं उजैन, आपका किराएदार। ओह, कैसे? वो ये पैसे दादी ने कहा था कि उसने जुमला अधूरा छोड़कर रकम बढ़ा दी। आपा ने हाथ आगे करके नोट थाम लिए। उन्हें गिना गया। शुक्रिया। वो दरवाजा बंद करके पलटने लगी।
उजैन ने भी रुख मोड़ा। अब और क्या करे। फिर यकदम पलटा और पुकारा, आपा, आपा मेरी बात सुने। उसके लहजे में बेताबी सी थी, जैसे दरवाजा ना खुला तो वो खुद से ही पट तोड़ता अंदर जा घुसेगा। आपको पता है, ये जो तल्लत साहब हैं, ये परसों रात छत पर शराब पी रहे थे। और जिस तरह से पी रहे थे ना, साफ पता लग रहा था पक्के शराबी हैं, बल्कि आदी हैं। क्या आप शराबी से शादी कर लेंगी? वो बहुत बेताबी से पट को खोज रहा था। हल्का सा नजर आता नीला सफेद कमीज का दामन और पट को थामे नजर आती उंगलियां, सादा साफ गंदमी हाथ, तरशे नाखून, और हाँ, उनमें आ जाने वाली लर्जिश, फिर हाथ का फिसलना, मगर फिर मजबूती से उंगलियों का जम जाना। इतनी सी गिरफ्त के रगे नुमायां हो गई। आपको पता है उजैन साहब, और आपा के ठहरे लहजे की पुकार ने उजैन के बाकी जुमले को रोक दिया। आप अपनी तरफ से हमदर्दी कर रहे हैं, जबकि सच कहूं तो आप मेरे लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। प्लीज आप जाइए, प्लीज। मैं मुश्किल पैदा नहीं कर रहा। मुझे फिक्र है आपकी आपा, मुझे आपसे हमदर्दी है। उजैन की आवाज भी ऊंची और लहजा तेज हो गया। अच्छा, तो आपको मुझसे हमदर्दी है? आपा ने भी चिल्ला कर कहा, तो आप करेंगे मुझसे शादी? बोलिए, करेंगे? जी। उजैन ने हिलते पट को देखा। देखा, सांस तक अटक गई आपकी। कहना आसान होता है, आपा की आवाज भर आ गई, करना बहुत मुश्किल। आप चले जाइए यहाँ से, मुझे किसी हमदर्दी की जरूरत नहीं। हाँ, जिंदगी में जब जब पछताऊंगी तो आपको याद जरूर कर लूंगी कि आपने रोका था। मगर उजैन साहब, मैं इस वक्त रुक नहीं सकती। खुदारा आप जाइए। आपकी अपनी भी एक दुनिया होगी, अपने लोग, अपने रिश्ते और अपने ख्वाब। क्यों अपना रास्ता और किसी की मंजिल खराब करते हैं? जाइए। आपा ने धाड़ से पट बंद कर दिए। फिर उनके कदमों की मादूम होती आवाज ने बताया, वो कहीं अंदर जा चुकी हैं। जबकि उजैन वो वही बुत बन गया था, इस्तादा कर दिया गया था। ये क्या हुआ था? क्या हो गया था उजैन? गेंद उसके कोर्ट में आ गई, जबकि वो तो इस पूरे गेम में कहीं था ही नहीं। तो फिर उसका जहन खाली हो गया था, या सोचने समझने की सलाहियत छिन गई थी, या फिर उसने माया को नई कंपनी में ज्वाइनिंग से मना किया था। माया ने उसे हर चीज से मना कर दिया। और हैरत अंगेज बात यह हुई, उसे दुख नहीं हुआ। वो माया फोन पर बोलती रही, बकती झकती रही, थोड़ा सही थोड़ा गलत, और वो चुपचाप सुनता रहा। फोन बंद हुआ था। उसे अपना आप बहुत हल्का फुल्का लगा। तब वो अपनी इस कैफियत पर हैरान रह गया, जैसे सर से बोझ उतर गया। मोहब्बत दिलों में फूल खिलाती है, मगर बाज मोहब्बतों में मुसलसल किसी कांटे की चुभन का एहसास होता है। उजैन को लगा वो कांटा निकल गया, वो फांस निकल गई। मगर आपा कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। तुम उसकी मान लेते उजैन, इतनी आसानी से रास्ते अलग होते हैं भला? यूनिवर्सिटी और फिर वो कोलीग थी तुम्हारी, एक रास्ता एक मंजिल, दो राह आ गया था आपा। फिर दोनों ने अपनी अपनी राह पकड़ी। तुम भी उसी के रास्ते को पकड़ लेते। उसने मेरा रास्ता क्यों ना पकड़ा? ये मोहब्बत तो ना हुई, जिद बहस हो गई। वो बहस के लिए तैयार था। क्या ये सब इतना आसान है भैया, जितने मजे से आप कह रहे हैं? कॉन्फ्रेंस कॉल में छोटी भी थी और कब से खामोश थी। हाँ शायद, पता नहीं। वो पहली बार अटका। एक जवाब दें भैया, छोटी ने कहा। पर वो तो शायद आपके अपने पास भी नहीं, अभी नहीं है एक जवाब। मगर शायद कुछ दिन बाद दे सकूं। उजैन के लहजे में यकीन था। फिर शायद, छोटी झिंझलाई, शायद यकीन के सफर का आगाज होता है। वो इतनी आसानी से भूले जाने वाली चीज नहीं है भैया। गुड़िया जैसी, क्रिस्टल की गुड़िया, बारबी डॉल लगती हैं। छोटी को हसीन भाभी के हाथ से निकल जाने का दुख था। नानी कहा करती थी, कांच का बर्तन खूबसूरत होता है, पर पायदार पीतल की गड़वी होती है। लोग तो अब शीश महल में पूरी जिंदगी गुजार लेते हैं भैया। आपा की आवाज में दुख था। अच्छा, तो ये बताएं, माया को तो आपने कांच का बर्तन कह दिया, क्या पीतल की गड़वी ढूंढ ली? छोटी का दिमाग तेज चलता था। अरे, वो बेसाख्ता हंस दिया, और उसे खुद एहसास हुआ कि वो कितने दिनों के बाद यूं बेफिक्री से हंसा है। जल्दबाजी के फैसले अच्छे नहीं होते। आपा ने एक और हकीकत बताई। अच्छे तो नहीं होते आपा, मगर सच्चे जरूर होते हैं। उसका ध्यान कहीं और चला गया था। क्या फैसला कर लिया है भैया? छोटी के सवाल ने उसे चौंकाया। यही सवाल तो वो खुद से पूछ नहीं पा रहा था। पर अब जब सवाल सामने आ ही गया तो जवाब क्या दे? दरवाजा बजाते हुए उसके एतमाद का दर्जा बहुत ऊपर था, मगर दरवाजा खिलाफे तवक्को दादी ने खोला। हाय। वो बुरी तरह चौंका, पर बर वक्त संभला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। दादी ने भी पुरजोश जवाब दिया, और उसकी सूरत देखी जो कुछ परेशान और हवनक हो गई थी।
ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اس نے سنا تھا مہمان آنٹی اور ان کا عزیز بیٹا بازار جا رہے تھے، اور دادی بھی حسب معمول ساتھ ہی جاتی، مگر یہ کیا؟ وہ تو سامنے تھی اور سوالیہ نگاہیں اسی پر گڑی تھی۔ کوئی کام تھا بیٹا؟ دادی اب الجھ رہی تھی۔ جی ہاں کام، بالکل کام تھا، میں اندر آ جاؤں؟ اندر؟ دادی حیران ہوئی۔ اچھا آ جاؤ۔ عزین اندر آ گیا۔ یہ آج اس کی دوسری بار آمد تھی۔ ایک بار بالکل شروع میں جب اس کے گھر پانی کی لائن مسئلہ کر رہی تھی تب اسے ادھر آ کر چیک کرنا پڑا تھا، اور آج اندر اتنا سناٹا کیوں تھا؟ اس نے چاروں جانب جائزہ لیا، نظریں گھوم پھر کر دادی پر آ ٹکی جو حیران سی اسے تکے جا رہی تھی۔ وہ سومی سونی نظر نہیں آ رہے، اسے بروقت سوجھا۔ ارے بچے، یہ جو 29ویں روزے کو چاند کی تلاش ہوتی ہے بندے کو باولا کر دیتی ہے۔ اب بھلا بتاؤ، جو 10ویں مالے بلڈنگ پر چڑھ کر مولویوں کو نظر نہ آیا، وہ گلیوں چراہوں میں گھومنے سے کیا خاک ملے گا؟ مگر بھئی سب نے منہ اٹھا کر بے نتھے بیل کی طرح نکل پڑنا ہے۔ دادی سخت برافروختہ تھی۔ اب جب 29 رکھ لیے تو 30ویں میں کیا موت پڑ رہی ہے؟ مگر نہیں بھئی، دادی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اور ہاں، تم نے نہیں بتایا، تم ادھر کیوں نکل آئے؟ میں؟ عزین چونکا۔ اسے ایک اندرونی کمرے میں ہیولا سا دکھا تھا۔ ہاں میں بھی دادی، میں بھی چاند دیکھنے، میرا مطلب ہے ڈھونڈنے ہی نکلا تھا۔ چاند ڈھونڈنے؟ ہمارے گھر؟ اے بیٹا خیر تو ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ روزہ تو نہیں لگ گیا؟ چائے بنواؤں یا پھر سکنجبین؟ اے آپا، اینا اینا، دادی کو ترس آیا۔ گھر سے دور پردیسی بچہ۔ نہیں دادی، طبیعت ٹھیک ہے۔ وہ آپا کدھر ہیں؟ آپا، اینا کا پوچھ رہے ہو؟ اینا سے کیا کام بھلا؟ دادی کا لہجہ سخت ہوا۔ جی دادی پلیز، انہی کو بلانا ہے۔ عزین نے اپنے بونگے پن پر لات مارتے ہوئے تھوڑی ہوش مندی اور سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ آپا کو بلاؤں؟ اینا کو؟ اب کی دفعہ دادی کی آواز بلند ہوئی۔ عزین کا سر زور زور سے ہلا اور اس سے پہلے کہ دادی طیش میں آ کر کھڑی ہوتی، آپا کی بھاری آواز پر دونوں چونکے۔ آپ نے بلایا دادی؟ اس نے ساتھ ہی دوپٹہ درست کر کے رخ بھی بدلا۔ ہاں میں نے ہی بلایا، یہ عزین کو تم سے کوئی کام ہے؟ رخ موڑ کر کھڑی آپا کو بدستور دیکھتے عزین نے نفی میں گردن ہلائی۔ مجھے ان سے نہیں، آپا سے بات کرنی تھی۔ اے بھیا، کچھ الٹا سیدھا کھا بیٹھے ہو کیا؟ یہی آپا ہے اور کوئی نظر آ رہا ہے تمہیں؟ یہ آپا ہیں؟ عزین کھڑا ہو گیا۔ آپا؟ وہ تو ایک پکی عمر کی عام صورت والی بھاری آواز والی آپا کو سوچتا رہا تھا، پر یہ تو 30-32 برس کی گندمی رنگت والی لڑکی تھی جس کی آنکھیں شہد رنگ تھی، اور وہ شانے پر پڑی بلدار سی رسی رسی نہیں چوٹی، دامن تک چوٹی، ریشمی سی۔ یہ آپا نہیں ہو سکتی۔ وہ صاف مکرا۔ اے بیٹا، تم تو سچ مچ کے کھسکے ہوئے لگتے ہو، ڈبل پتی کا پان تو نہیں کھا بیٹھے ہیں؟ دادی اب خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں ہی ہوں آپا، عزین صاحب، آپ کہیے اب کیا کہنے آئے ہیں؟ آپا نے دوپٹہ اپنے گرد لپیٹا، ماتھے سے بھی کھینچا، مگر شہد رنگ آنکھیں نمایاں تھیں۔ رخ اب پھیرا ہوا تھا اور ان آنکھوں میں تادیب تھی۔ اور پلیز وہ نہ کہیے گا جو آپ گزشتہ دنوں کہتے رہے ہیں، اسے گزارش سمجھیے یا پھر حکم۔ عزین نے بھویں اچکائیں۔ ہاں، یہ آپا ہی تھی۔ اتنی مردانہ وار آواز آپا ہی کی تھی، اور لہجہ بھی، مگر آپا اندر سے ایسی نکلیں گی یہ تو اس نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ اے بات سن اینا، دادی کو لگا اب ان کی انٹری بنتی ہی ہے۔ تیزی سے اٹھ کر اینا کے نزدیک پہنچی اور شانے سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ چادر اور بھی سرک گئی۔ یہ 3 دن سے کیا کہتا رہا تھا اور اب کیا کہنے آیا ہے؟ سوال کا دوسرا حصہ عزین کے لیے تھا، اور عزین نے اپنی ساری گھبراہٹ اور حیرت کو کسی اور وقت کے لیے اٹھایا۔ وہ 2 قدم آگے آیا اور آپا کے عین روبرو ہو گیا۔ نظریں آپا کے چہرے پر گڑی تھی۔ اینا کو پہلی بار کسمساہٹ سی ہوئی۔ وہ 1 قدم پیچھے کو سرکی۔ میں وہ سب نہیں کہوں گا آپا جو 3 دن سے کہتا رہا، میں نئی بات کروں گا۔ ہاں ہے وہ آپ کی بات کا ہی جواب، مگر سوال میں مخفی۔ میں آپ سے شادی کروں گا آپا، اس نے کہہ ہی دیا۔ کیا؟ آپا اور دادی دونوں کے سر پر ایک ساتھ پہاڑ ٹوٹا تھا، جیسے ہائے، دادی نے دل پکڑا تھا۔ اینا لپک کر دادی تک آ گئی۔ عزین نے بھی تقلید کی، پانی پلایا، کمر ملی، دادی کی سانسیں بحال ہوئیں۔ تب تینوں کو یاد آیا یہاں کیا کہنے سننے آئے تھے۔ عزین نے اینا کو دیکھا جس نے دوپٹہ دوبارہ لپیٹ کر منہ پھیرا تھا، سو عزین ہی کو بولنا پڑا۔ پہلے دن سے آج کے دن تک کی کہانی حرف بہ حرف عزین نے مایا کو بھی نہیں چھپایا اور سب کہہ دیا۔ اور اپنے بارے میں کیا کہوں، آپ کو سب تحقیقات کا حق ہے، مگر میری آپا کہتی ہیں خدا مجھ سا بھائی اور بیٹا ہر ماں کو دے، ہو سکتا ہے یہ ان کی محبت ہو،
مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں، میں آپ کے اس امریکی نواسے سے ضرور اچھا ہوں، بلکہ بہترین ہوں۔ دادی کیا بولتی، رونا رکتا تو بات کرتی نا، کتنی مشکل سے دل کو منایا تھا۔ تو ان کرہن ان کی پوتی کا حق تو تھا کہ راجکماروں سے بیاہے اور سامنے بیٹھا۔ یہ نوجوان راجکماروں سے بڑھ کر لگ رہا تھا۔ دعاؤں کے پورا ہونے کا یقین تو ہمیشہ سے تھا۔ بس یہ گلہ تھا اسے، اللہ جب آپ دعا قبول کر لیں تو بتا دیں کب پوری کی جائے گی، دن، تاریخ، بلکہ گھنٹہ، سیکنڈ تک، ورنہ یہ انسان کا فطری تاولا پن چین نہیں لینے دیتا۔ تو دعا قبول ہو گئی تھی، دادی کے آنسو تھمتے نہیں تھے۔ اور آپا آپ سے یہ کہوں گا، میں بالکل آپ ہی کے جیسا ہوں، بالکل ویسا جیسا آپ نے ایک دن سومی سونی کو بتایا تھا۔ اب تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپا یعنی اینا، او ہو، نورین کیا جواب دیتی؟ صلے کی تمنا کبھی نہیں کی تھی، مگر سنا تھا صلہ ملتا ہے، بعض دفعہ دنیا ہی میں ملتا ہے۔ جب نیکی بوئیں تو شجر بھی نیکی کا ہوتا ہے اور پھل بھی، اور جب اللہ کسی کی آخرت سنوار دے تو تھوڑی جھلک دنیا میں نظر آ ہی جاتی ہے، جیسے عزین کے لیے نورین اور نورین کے لیے عزین۔ دادی اور پوتی کی سوچوں سے پرے عزین سوچ رہا تھا، اس نے سب سچ سچ بتا دیا ہے، مگر ابھی تک جواب نہیں ملا۔ اسے بے چینی ہونے لگی، اگر جو جواب خدا نخواستہ انکار ہو گیا تو وہ جو دل میں تازہ تازہ سی خوشی پھیلنے لگی تھی اس کا کیا ہوگا؟ شہد رنگ آنکھیں جب استجاب میں گھری تو کیسے ٹمٹمانے لگی تھی، پھر پلکیں جھکیں تو تاریکی کا گمان ہوا، اب اگر یہ ایک بار اور اٹھی تو، اور یہ جو خوشی نہیں سکون دل میں پھیل رہا تھا، اور یہ جو خدشے کا دو منہا سانپ بار بار پھن پھیلاتا تھا، اگر جواب مل جائے تو گویا جیسے وہ سانپ کا سر کچل دے۔ مگر یہ آپا آخر بولتی کیوں نہیں؟ مجھے ایک بار پھر پوچھنا چاہیے۔ حسین کے اندر کا پاسبان عقل صحیح ہدایت دے رہا تھا۔ اس نے لہجے کو مزید عاجزانہ کیا، آپ نے جواب نہیں دیا آپا، آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ دادی اور پوتی بری طرح چونکی، پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ اے بیٹا ویسے تو سب ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر بندے کو اتنا بھی سیدھا نہیں ہونا چاہیے، منہ سے پکارتے ہو آپا اور پیام دے رہے ہو شادی کا۔ دادی کو ویسے تو لڑکا پسند آ گیا تھا، مگر یہ جو آپا کی گردان تھی، پہلے رشتہ تو صحیح کرے، باقی باتیں بعد میں۔ عزین نے بری طرح چونک کر دادی کو دیکھا، پھر آپا کو، اوہو نورین کو، جو نگاہ ملنے پر بے ساختہ ہنس دی تھی۔ اور پھر عزین کی بھی ہنسی چھوٹ گئی، وہ اتنا گھامڑ تو نہیں تھا، ایک بار بھی نہ سوچا کہ کیا کہہ رہا تھا۔ آپ مجھ سے شادی کریں گی آپا؟ اس نے جملہ زیر لب دہرایا تو خود کا کہہ کہا آسمان کو چھو گیا۔ تبھی دروازہ کھلا، یہ سومی سونی تھے برے منہ سے، چاند نظر نہیں آیا آپا؟ دادی نے ناہنجاروں کو ایک اور روزہ رکھنے پر کیا تکلیف ہے کہہ کر ایک لیکچر دیا، جبکہ عزین اور نورین سوچ رہے تھے چاند نظر آ گیا تھا نا، اچھی بھلی پل بھر کو ایک دوسرے کو دیکھ کر دونوں کی آنکھوں میں جگمگاہٹیں اتری تھیں، ان کے آگے چاند تاروں کی روشنی مان تھی۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔